WHO ये ऐसे आए थे, ऐसे लगता है ये World War 3 ये जो नया हमारा दुश्मन आया, ये कोरोना वायरस जो आया, उसके बाद नक्शा चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। तो हम उसको भी हम चाहते हैं कि हमारा उसमें योगदान हो, हम उसको बदलें, अपने ट्रम्प जी को लेके आए, और जो सरकार जहां बनेगी, जैसे कि कांग्रेस है उसको रिपब्लिकन बनाए, सेनेट तो पहले है ही रिपब्लिकन। एक बार ऐसा बन गया, ऐसा माहौल बन गया, तो हम ऐसा होगा कि यहाँ पर सारा अमेरिका और हमारा भारतवर्ष मिलकर, ये दो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज मिलकर सारी दुनिया को बदलने वाली हैं, उनको धार्मिक बनाने वाली हैं। तो उनको ऐसा बनाएंगे ताकि जो इस्लामिक लोग हैं, जिहादी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, इनका ऐसा नाश होगा, इतना ऐसा नीचे जाएंगे कि हम सब लोग खुशहाली से रह सकेंगे। इन्होंने बोला कि वासुदेव कुटुंबकम, तो हमारा परिवार है, पर हम ये जो दूसरे लोग, दुश्मन लोग हैं, जिहादी लोग हैं, जो एंटी हिंदू फोर्सेस हैं, हम चाहते हैं कि उनका नाश होना बहुत जरूरी है। जैसे महाभारत में कौरवों का नाश होना जरूरी था, हमारे गीता में बताया कृष्ण जी ने, तो हम भी ऐसे चाहते हैं कि हम सब मिलकर ऐसे नाश भी करें और साथ में अपने लोगों को आगे करें, तो और धार्मिक बनाएं, उनको सनातनी बनाएं, और ये सनातन धर्म सिर्फ अमेरिका या भारतवर्ष में ना हो, सारे संसार में हो, सारा जो वर्ल्ड है उसमें हम ये फैला सकें। तो ये हमारी यहाँ पर कोशिश है, और आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए आप तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं अमेरिका, इंडिया में, भारतवर्ष में, तो हम यदि हमारी कोई ऐसी वहाँ पर जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, ताकि हम यहाँ से ये आंदोलन, यहाँ से ये रेवोल्यूशन भारत में भी ला सकें, क्योंकि आपकी कई लिमिटेशंस हैं वहाँ पर, हमारे जो जिहादी लोग और जो हमारे अपने ही लोग हैं वही इसको अपोज करते हैं, पर हमें यहाँ पर पूरी खुली छुट्टी है। आप देख चुके हैं, आप तो यहाँ आए थे और आपने देखा कि हम तो खुल के बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सब कुछ खुल के बोलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं हम आपका यहाँ से मिलकर ऐसी कोशिश करें कि भारतवर्ष को फिर दोबारा जगा दें, अपनी रूट्स तक ले जाएं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि रूट्स पे जाना बहुत जरूरी है, जब तक हम रूट्स पे नहीं जाएंगे, सनातनी नहीं बनेंगे, तो ये विश्व कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये लड़ाइयाँ झगड़े ये होते रहेंगे। अभी तो सिर्फ इस्लामिस्ट थे, अभी देखिए ये हमारे चीनी लोग भी हमारे दुश्मन बन के आ गए हैं, पर जब भारतवर्ष और अमेरिका तैयार हो जाएंगे, ये दोनों फोर्सेस हैं, ये जो ईवल फोर्सेस हैं, इनका पूरा पूरा सत्यानाश होने वाला है। तो इसके बाद हम चाहें कि जितने भी जो लोग यहाँ मिले हैं वो सारे हमारे साथ योगदान करते रहें, मिलते रहें। आप भी सबको प्रेरणा करिए कि ये सब मिलकर करें, तो या तो कि जो मिलकर टीम बनकर ये काम होता है उसका आनंद ही अलग होता है। तो एक बार फिर आपका आना बहुत बहुत अच्छा लगा, आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे भगवान जी आ गए हमारे लिए। तो और प्रेरणा करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, जो आप जोश फैला के जाते हैं वो जोश फिर से पैदा करिए, ताकि हम कर्मयोगी बन जाएं और कर्म करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद साहब। तो यही है कैलाश जी, मैं कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब कैलाश जी के जन्मदिन था, और मैं को उनको वही मैं बताया कि आपका कैलिफोर्निया के फैमिली के तरफ से आपको जन्मदिन। तो कैलाश जी हंस के बोला धन्यवाद जुदाजीत, कैसे हो? तो वही बात है, यहाँ से तो अलग ही है कैलाश जी आपका जो बन चुका हम लोगों के साथ। तो आज जो दुनिया भर के लोग आए हुए हैं, हम लोग अभी अपने प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। निशा जी भी अभी ज्वाइन किया। निशा जी नमस्ते। अभी जो अमेरिकन फॉर हिंदूज के हम लोग जो बात किए, जो अपने जो ऑडियंस है, अपने जो श्रोता है, अमेरिकन फॉर हिंदू जैसे डॉक्टर जाफरा जी ने बताया, बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है, कैसे सनातनी लोगों को अमेरिका का पॉलिटिक्स में एक्टिवली लेके आया जाए। हम लोग अभी तक तो आईटी में काम कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली में सब पैसा बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट कैसे हम पॉलिटिक्स में आ सके, इन्फ्लुएंस कर सके पॉलिटिक्स को, और जो वासुदेव कुटुंबकम का जो मंत्र है उसको ला सके। जो भारत और अमेरिका जो दो बेस्ट, द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, वो दोनों सामने आएगा, पूरा विश्व का अच्छा होगा। इसी बात को लेके आज हम लोग कैलाश जी से मिल रहे हैं। हम लोग पूछेंगे कैलाश जी को कि कैलाश आज भारत में हिंदुओं का क्या, हम लोग को बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। कैलाश जी बंगाल का प्रभारी है, बंगाल में हम देखे कैसे गंदगी से इन लोग कोरोना को हैंडल किया है। ममता बनर्जी का जो एक जो घटना घटा है, हम सबका रूट बंगाल से, बहुत लोग यहाँ पे है जो आज यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके से ज्वाइन किया है, जिनका रूट बंगाल में है, और उन लोग सब चिंतित है कि कोरोना में कैसे कोरोना को हैंडल किया गया, कैसे तेलेनीपारा में, हुगली में कैसे राइट हो रहा है, जैसे एज इफ कुछ दिन पहले देबश्री जी ने बताया कि ऑलमोस्ट इस्लामिक स्टेट बनने जा रहा है। तो ये कहाँ पे कौन सा डेमोक्रेसी है?
कैलाश जी जो और अपने दिलीप दा और बाकी सबको मिला के बंगाल में जो अपने बीजेपी का और मोदी जी के नेतृत्व में जो सशक्त स्वशक्त भारत जो बना है, वैसे ही बंगाल को बनाने के जो ओथ लिया हुआ है, उनके बारे में हमें सुनना है कि कैलाश जी, जो हम प्रवासी लोग जो है, जो हिंदू इन अमेरिका है, उन लोग कैसे इंडिया अमेरिका, ये डायस्पोरा कैसे इंडिया एंड अमेरिका का रिलेशनशिप को और अच्छी जगह पे ले जा सकते हैं, और हम कैसे, जो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर जाफरा जी ने जो बताया कि हिंदूज को अमेरिका का मेन स्ट्रीम इलेक्शन पॉलिटिक्स में आने का बात, और कैसे हम इसको इन्फ्लुएंस करें, उसके बारे में। तो मैं पहले प्रश्न कैलाश जी से इस बात से चालू करूंगा कि कैलाश जी, आप थोड़ा, सबका जानना है कि बंगाल में क्या सिचुएशन है, कैसे हम बंगाल को बचा पाए, और सब चिंतित है कोरोना को लेके। कुछ दिन पहले हुगली में, मालदा में, आप फेसबुक में, ट्विटर में, सब जगह पे लगाए थे। ये तो लग रहा है कि हम पाकिस्तान से भी बदतर बन चुका है। आप थोड़ा बताइए उसके बारे में प्लीज। धन्यवाद जोधाजी जी। डॉक्टर साहब लुकिंग स्मार्ट, मेरे आने के बाद और यंग दिखाई दे रहे हैं आप। उपस्थित सभी मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज दुनिया भर के भारतीयों से मेरा संपर्क हो रहा है, और ऐसे समय में हो रहा है जब सारे विश्व के अंदर एक छोटे से, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, पिस्सू वायरस ने पूरी दुनिया को एकदम हिला के रख दिया है। और विशेषकर अमेरिका जैसे बड़े देश, इटली, फ्रांस, जर्मन, यहाँ हालत बहुत ज्यादा खराब हुई। तो मेरी तो पहले उन सब लोगों के प्रति सहानुभूति है जो विदेश में रह रहे हैं। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर की कृपा बरसे, और कम से कम इस वायरस से वो कहीं भी संक्रमित नहीं हो, ये मेरी शुभकामनाएं। मुझे एक मोदी जी का बड़ा अच्छा शब्द याद आता बार बार, कि वो कहते हैं जब भी कोई चुनौती आती है तो एक अवसर दिखाई देता है, जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो एक अवसर भी उसमें छुपा रहता है। आप उस अवसर को तलाशिए और आगे बढ़िए। ये मोदी जी ने अपने पहले भाषण में कहा था। मुझे लगता है कि ये भी चुनौती है, एक विपरीत परिस्थिति है सारी दुनिया के लिए, पर यदि आशा की किरण कहीं से है तो वो भारत से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें ही नहीं पता कि हमारे पूर्वजों ने हमारे घर के अंदर, हमारे किचन में, हमारे खान पान में, हमारी दिनचर्या में वो सारी चीजें दे रखी है जिसको हमने अभी तक, जिसकी हमने चिंता नहीं की। जैसे घर का किचन हम देखें तो किचन के अंदर हल्दी है, किचन के अंदर अजवान है, किचन के अंदर हींग है, किचन के अंदर वो सारी मेडिसिन है, चाहे वो काली मिर्ची हो, चाहे जायपत्री हो, चाहे दालचीनी हो, ये सब हमारे किचन में रहती है। और ये सब एंटीवायरस, ये सब वायरस को रोकती है। तो हमें ही नहीं पता कि हमारे घर के अंदर क्या क्या है। तो मुझे ये बहुत प्रसन्नता है इस बात को लेकर कि ये राइट समय है कि हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को दुनिया के सामने बताएं कि हमारे पूर्वजों ने पहले से ही दे रखा है ये सब, अब आप ढूंढ रहे हो। तो ये हमारी बहुत विरासत है जो सनातन धर्म की, जिसकी बात डॉक्टर साहब ने कही है। ये सनातन में हमें विरासत में मिला हमारे ऋषि मनुष्यों से। ये राइट समय है कि हम इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, चाहे योगा हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे आसन हो, ये सब हमारी देन है, हमारे पूर्वजों की देन है। आज मोदी जी ने योग दिवस मनाकर सारे दुनिया के अंदर योग को प्रसिद्ध कर दिया, और न सिर्फ प्रसिद्ध किया, सारी दुनिया के अंदर भारतीय योग क्रिया करने वाले लोग टीचर्स बनकर गए। लगभग मेरी जानकारी में 150 से ज्यादा लोग अलग अलग देशों के अंदर टीचर्स बनकर गए और योगा सिखा रहे हैं। ये हमारी पुरानी विरासत है, ये आदमी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम ठीक करती है। तो हमारी जो परंपरा है वह बहुत ही सात्विक है। अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था जर्मनी में, कि जर्मनी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाकाहारी, तो उन शाकाहारियों को वायरस ने कम प्रभावित किया है, ये उनका सर्वे है। तो ये शाकाहार, आप क्षमा करना, बहुत सारे इसमें शाकाहारी नहीं भी होंगे, मैं कोई शाकाहार के लिए आग्रह नहीं कर रहा हूँ, पर डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। पर ये शाकाहार हमारी परंपरा, हमारे इसमें बहनें भी हैं। ये सब जब किचन में जो सामान है हमारा, वो सब मेडिसिन है, और ये सब इस वायरस को रोकने का काम करती है। तो हमारी जो
जो परंपरा है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो जिसकी डॉक्टर साहब ने बात की कि हम भारतीय सनातन धर्म को सारी दुनिया के अंदर, देखिए दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं है किसी भी धर्म के पास। यदि किसी धर्म के पास रास्ता है शांति का, विकास का, तो वो सिर्फ भारत के पास। और इसलिए ये राइट समय है कि विपरीत परिस्थिति के अंदर हम बताएं कि हम क्या है, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में कोई सुनता नहीं है, सब मस्ती में है, तो आप कितना भी कहो कोई कुछ नहीं। आज हर व्यक्ति दुनिया का डरा हुआ है। मैं जहां भी बात करता हूँ, अभी मेरी जर्मनी बात हुई, कनाडा बात हुई, हमारे मित्रों से, उनके फोन पे आए भारत में क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छा है भारत, हम लोग स्वस्थ हैं क्योंकि हमने हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी कर रखी। अब डॉक्टर कह रहे हैं विटामिन डी लेना चाहिए, हमारे यहाँ तो शुरू से ही कहते हैं कि सुबह उठो और सूर्य नारायण देवता को जल चढ़ाओ और उनसे आंख से आंख मिलाओ, आपको विटामिन डी मिल जाता है। तो ये हमारी परंपरा है, विटामिन डी सूर्य को जल चढ़ाई, और ये हमारी परंपरा है। सब हमारे यहाँ तुलसी घर के आंगन में लगाई जाती है। तुलसी हाईली एंटीबायोटिक, 5 पत्ती रोज खाना चाहिए। ये जिसने 5 पत्ती रोज खाई उसको कोई वायरस आ ही नहीं सकता है। अब तुलसी देखिए, जहां तक मैंने पहले भी कहा था एक भाषण के अंदर अमेरिका में कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसमें राधा कृष्ण का वास है। अरे राधा कृष्ण का वास नहीं, उसमें आयोडीन होता है और दांत के अंदर कैल्शियम होता है। कैल्शियम और आयोडीन मिलकर कैल्शियम आयोडेट बनाता है जो कि दांत को खराब करता है। तो ये हमारे जो परंपरा और संस्कार है ये पूरे वैज्ञानिक है, और इसलिए हमें अपनी परंपरा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का ये राइट टाइम है। एक तो ये बात मैं कहना चाहता था। दूसरी बात, आप सब विदेश में हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत। ये वहां पर किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो हम सब लोग यहाँ पर हैं। आपके परिवार के लोग यहाँ पर हो तो आप बिल्कुल बताइए, देश के अंदर कहीं पर भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क इतना बड़ा है कि हम लोग कहीं पर भी, किसी के पास भी, मेरे पास तेलंगाना से फोन आई, बंगाल के लोग वहां फंसे हुए थे, तो मैंने तेलंगाना की पार्टी को बोला, उन्होंने वहां पे उनको लारी करी, बस करवाई और उनको बंगाल के अंदर रवाना कर दिया। तो हमारे पास नेटवर्क पूरी पार्टी का, संघ का इतना जबरदस्त है कि आपके कोई परिजन कोई संकट में हो तो आप बताइएगा, किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। आप जहां पर है वहां बिल्कुल शांति से काम करिए, चिंता करने की जरूरत नहीं। और हम हमारे संस्कार को कैसे, हमारी संस्कृति को कैसे, हमारे धर्म, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे ऋषि मनीषियों को कैसे जनता के बीच में ले जाकर प्रोजेक्ट कर सकें, अमेरिकन लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर सकें, ये राइट अवसर है। क्योंकि विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति सुनता है। मुझे और लंबा भाषण कुछ देना नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपका मित्र हूँ भारत के अंदर। आप कभी भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, रात को 2 बजे भी आप मुझे फोन कर सकते हैं। 2 बजे तक डेली जगता हूँ, मेरे हाथ में फोन होता है, मैं खुद उठाता हूँ, कोई पीए के पास नहीं रहता, मेरे हाथ में रहता है फोन। जब भी कोई काम हो आप मुझे फोन करिएगा। ये राइट समय है, इसका उपयोग करिए, भारत की महान परंपरा को दुनिया के सामने दिखाने का। मैं इतना ही अभी अपने शुरुआती जो एड्रेस है उसमें इतना ही कहूंगा। तो समापन में कुछ विषय आपकी ओर से आएंगे तो उसका जवाब दूंगा। योधा जी, आपको और सभी मित्रों को एक बार फिर से बधाई कि मुझे सब लोगों के बीच में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। थैंक यू। धन्यवाद कैलाश जी। मेरे को कुछ प्रश्न लोगों से मिला है, मैं आपको पहले जो प्रश्न करना चाहता हूं कैलाश जी, जो हमें पहले सुनना है। लोग का प्रश्न है कैलाश जी, बहुत सारे लोग बहुत चिंतित है कि सिंस आप बंगाल के प्रभारी हो तो आपको बहुत सारी चीजें आपको पता है, और हम दूर में बैठे हुए हम जो देखते हैं और जो सुनते हैं हमारे लोगों से, हमारे बहुत सारे मित्र डॉक्टर है जो बंगाल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे सुनाई देता है, हमारे फैमिली उधर है, हम सुन रहे हैं कि कैसे वहां पे नंबर ऑफ डेथ को लेके, कोरोना को लेके एकदम जो जैसे होना चाहिए था, मोदी जी जैसे चाहता, जैसे भारत को लॉकडाउन को माने, वो हुआ नहीं उधर। बहुत सारे चीजों में लोगों का वहां पे हमें पता है कि कैसे नंबर फाजिंग हुआ है, पीपीई को लेके कैसे स्कैम वगैरह हुआ, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कैसे तुष्टिकरण की राजनीति, एक जगह पे लोग लड़ाई कर रहे हैं कोरोना की महामारी के अगेंस्ट, और इस तरफ हमें दिख गया कि कैसे कहाँ पे लोग, आज हुगली में क्या हुआ, तेलीपारा में हुआ, मालदा में क्या हुआ। तो दोनों तरफ से जी कोरोना के मैनेजमेंट और जो तुष्टिकरण का राजनीति से जो सिक्योरिटी का इशू खड़ा हो रहा है, ये दो लेके आप प्रवासी को, एनआरआईज को आप क्या बताएंगे? योधाजीत जी, अभी मैं जब आने के पहले मैं तेलीपारा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था,
वहां से हिंदू लोगों का पलायन हो गया, लगभग 100-150 परिवार। मैंने हाई कोर्ट में रिट भी लगवाई है। और लॉकडाउन देश में चल रहा है, आप सबको मालूम ही है। सब लोग हम घर में, मेरे जीवन के अंदर में कभी इतना अपने घर में नहीं रहा आज तक, जब से मैंने होश संभाला, क्योंकि बचपन से ही संघ विद्यार्थी परिषद और बीजेपी का कार्यकर्ता रहा, इसलिए बाहर घूमता रहा। और पहली बार जीवन के अंदर इतना लंबा समय 2 महीने तक मैं घर में हूँ। ये लॉकडाउन का पालन हमारे यहाँ सब लोग कर रहे हैं, पर बंगाल के अंदर लॉकडाउन एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है। वहाँ उनका त्योहार चल रहा है, वो लोग त्योहार मना रहे हैं, वो लोग घूम रहे हैं। उनको कुछ सामग्री की आवश्यकता थी, दुकानें वहां पर बहुसंख्यक हिंदू समाज की थी, उन्होंने दुकान लूट कर और दुकान लूटना चालू कर दी। तो वहां के रहवासियों ने जब उसका प्रतिरोध करने की कोशिश की तो उन्होंने दुकानों में आग लगा दी, लोगों की पिटाई कर दी और काफी लूटपाट की। पर इसका जो दुर्भाग्यशाली क्षण है, जो अभी मेरे पास एक लिस्ट आई है, उन्होंने भेजा कि जो लोग बाहर उत्पात कर रहे थे, जो लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने दंगा किया, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जो लोग घर में बैठे थे, जिनकी दुकान जली, उन लोगों के खिलाफ तो 167 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। उसमें मात्र 30 लोग वो हैं जो अल्पसंख्यक समाज के, बाकी सब बहुसंख्यक समाज के लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। 60-70 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली। तो ये तुष्टीकरण की नीति बंगाल के अंदर जो चल रही है, जो ममता जी सोच रही है कि बस 30% वोट मुझे यहाँ के मिल जाए, 5-10% इधर के मिल जाएंगे, मैं फिर से सरकार बना लूंगी, इसके कारण वहाँ हिंदू बड़ा प्रताड़ित हुआ है। और हर जगह, चाहे वो मालदा की बात हो, सब जगह यही हुआ है। और आपको पता नहीं, एक बार मैं मुर्शिदाबाद गया था, वहां मुझे घेर भी लिया था और पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, 100% अल्पसंख्यक लोग थे। उन्होंने वहां तलवार, फरसे, रिवाल्वर सब निकाल लिए थे। वो तो अमित भाई को मेरा फोन लग गया और उन्होंने एकदम वहां के प्रशासन को धमकाया, तब जाकर मेरे पास स्थानीय पुलिस आई और मुझे घेर के निकाल कर ले गई। वो लोग बिल्कुल एकदम हिंसात्मक राजनीति करते हैं, कैसे भी वहां पर विपक्ष है उसको क्रैश कर दो। तो बंगाल एक अलग प्रकार का प्रदेश है। और जैसा कि मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है, आप सब भी इस बात को कहीं पर कोट कर सकते हैं कि जिस दिन पहला कोरोना का मरीज भारत में आया था, उसी दिन इटली में भी आया था। पर भारत के नेतृत्व ने टफ डिसीजन लेकर और देश को बचाया, 130 करोड़ आबादी को। पर इटली में आप देखिए कितना लोगों ने खोया है। उसका कारण है कि उन्होंने ठीक निर्णय नहीं लिया ठीक समय। तो नेतृत्व कभी कभी बहुत जबरदस्त भूमिका अदा करता है। और हम ये कह सकते हैं कि जितना नुकसान दुनिया के विकसित देशों में हुआ है, उसकी तुलना में भारत के अंदर बहुत कम नुकसान है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नुकसान नहीं हुआ, पर बहुत कम नुकसान है, इसलिए कि हमारा नेतृत्व बहुत सशक्त है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी, चाहे महाराष्ट्र हो, हमारी सरकार नहीं है वहां पर, चाहे उड़ीसा हो, हमारी सरकार नहीं है वहां पर, हमारी पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर, चाहे राजस्थान हो, हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, पंजाब हो, वहां हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि मोदी जी, जो आप निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। सिर्फ बंगाल के मुख्यमंत्री ऐसी हैं जो इस विषय में भी राजनीति कर रही है। पूरी की पूरी स्वास्थ्य सेवा एकदम चरमरा गई, खत्म हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक पत्रकार ने 1 महीने के अंदर कितने कब्रिस्तान में लोग गए उसका वीडियो जारी कर दिया। वो जेल के अंदर है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, इतने लोग की डेथ हो गई और सरकार आंकड़े छुपा रही है। हमने वीडियो भी जारी की सोशल मीडिया के माध्यम से। ये देखिए, रात को 2 बजे कुछ लोगों के पेरेंट्स कोरोना में हॉस्पिटल में भर्ती हुए, डेथ हो गई, उनका अंतिम संस्कार कर दिया, परिवार वालों को पता ही नहीं, तीसरे चौथे 5वें दिन बताया। तो ऐसी लापरवाही से सरकार वहां पर चल रही है, जिसको लेकर जनता में बहुत आक्रोश है। और हमने मैदान में भी, चूंकि वहां पर लॉकडाउन है, तो हमने मैदान में भी और एक नए तरीके से हमने आंदोलन किए कि अपने घर में प्ले कार्ड लेकर बैठ जाओ। सारे प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 कार्यकर्ताओं ने अपने घर में प्ले कार्ड लेकर सरकार का विरोध किया। और उसके कारण, जैसे मोदी जी गरीब को फ्री अनाज दे रहे हैं 10 किलो, वो अनाज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से बिल्कुल वहां की स्थिति बहुत खराब है।
चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की देखें, चाहे सरकार के भ्रष्टाचार की देखें, चाहे कोरोना के प्रति इग्नोरेंस को देखें, सिर्फ अहंकार, ममता जी का अहंकार बहुत आड़े आ रहा है। उसके कारण बंगाल एक बारूद के ढेर पर है और हम सब लोग उसको लेकर बहुत चिंतित हैं और हमें लगता है कि इस दिशा में, क्योंकि गवर्नर साहब भी उनको हमेशा पत्र भी लिखते हैं, गवर्नर बड़े डायनामिक है वो, तो गवर्नर के खिलाफ भी वो लोग कुछ तो भी बोलते रहते हैं। पर फिर भी डेमोक्रेसी के अंदर हमें तो चुनी हुई सरकार की 5 साल पूरे हो इसकी हम अपेक्षा करते हैं, पर यदि जिस प्रकार सरकार काम कर रही तो मुझे लगता है आर्टिकल 356 होता है जिसका सरकार भंग कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति बन सकती है बंगाल की कि केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़े बंगाल को बचाने के लिए। बढ़िया। नहीं कैलाश जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। और आपको मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे लोग, हम लोग जब भी मिलते हैं, जब भी लोग, आप यहाँ पे आए थे, आप देखे थे यहाँ पे एक दूसरा भारत बसा हुआ है, राइट? तो लोगों में ये चिंता बहुत है, सब जगह, सब प्रदेश के लोगों का। मैं आपको बता सकता हूँ कैलाश जी, अगर भाजपा सही में बंगाल में आ सके और ये जो जो चल रहा है आज के दिन से उसको बांग्ला माँ को बचा पाए, इसका आशीर्वाद जो आएगा वो शायद और 50 साल हमारा पार्टी को और 100 साल के लिए ले जाएगा। क्योंकि ये सही में बोले भारत माँ के नाम के ना एक कैंसर बन चुका है ये जो राजनीति चल रहा है उधर पे। तो बहुत बढ़िया कैलाश जी, आपको एक हमारे साथ है, आपको परिचय कराएंगे। कृष्ण मूर्ति जी है जो हमारा अमेरिकन फॉर हिंदूज का वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स है। अपने साथ आदित्य सत्संगी जी है जो मेनली हमारा जो धार्मिक प्रचार जो है, अपने जो धार्मिक जो यूनिट है अमेरिकन फॉर हिंदू, वो संभालता है। तो मैं पहले पूछूंगा कृष्ण जी, आपका क्या प्रश्न है कैलाश जी? First of all, namaste, Kailash ji. And first of Bengal has contributed so much for India over the period of time. I have nothing but the greatest respect for Bengal. And Bengal has also given us Jujaji ji too to us. So that's another addition for us. So Kailash ji, I'm going to put a question that one of our members and volunteers of American for Hindus have asked. And that is, Bengal is in a desperate state. Why the state government is not dismissed by center like that of, in the past, they have done it to Kalyan Singh government and everything. We have been seeing this how long? Kailash ji, how BJP is preparing itself to reach the grassroots in Bengal to politically, socially, and culturally defeat TMC and communism? One of the questions that one of our Americans for Hindus members have asked. So I'm presenting you their question ahead of mine. Okay, मुझे एक एक प्रश्न का जवाब देना, ये लास्ट में इकट्ठा दूं मैं सबके? आप कैलाश जी बोल सकते हैं, इसमें आप आपकी विचार रख सकते हैं इस प्रश्न के ऊपर। हम लोग एक एक करके लेंगे उसके बाद क्वेश्चन। हाँ, तो जैसे थैंक यू मिस्टर कृष्णमूर्ति, आपने चिंता प्रकट की है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार दोनों मिलकर बंगाल में हम लोग काफी ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। मुझे लगभग 5 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर बंगाल का इंचार्ज बने। जब मैं 5 साल पहले गया था तो हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट में ही जो अर्बन एरिया है वहीं पर हमारा काम था, ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं था। पर मेरे सहयोगी हैं माननीय शिव प्रकाश जी, माननीय सुरेश पुजारी जी और अरविंद मेनन जी। हम लोगों ने पूरे बंगाल में हर डिस्ट्रिक्ट में 1-1, 2-2 दिन रहकर ग्रास रूट लेवल पर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, प्लस संघ परिवार की गतिविधियों को भी हमने काफी आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। आज मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ, जब लोकसभा के चुनाव थे तो कोई नहीं मानता था कि हम 18 लोकसभा की सीट जीते। सब कहते थे कि 8-10 सीट आप जीत पाएंगे, और मैं कह रहा था कि नहीं, हम 25 सीट जीतेंगे। पर दुर्भाग्य से कुछ लास्ट मोमेंट पे हम लोग जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, उसके कारण हम 18 सीट पर जीते और लगभग 4-5 सीटें ऐसी थी जहां पर हम 5,000, 6,000, 7,000 से हारे। उसका कारण है कि हमने ग्रास रूट लेवल पर काम खड़ा किया है। ममता जी का जो एक दूसरा चेहरा है, आप तो शायद पता नहीं फोटो देखे कि नहीं, वो पूरे मुस्लिम ड्रेस में ऐसे इबादत करते हुए ईद पे, और ये ऐसे फोटो चलते थे। एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ने और ममता जी ने बिल्कुल हिंदू सेंटिमेंट्स को खत्म करने की कोशिश की थी।
हमने बंगाल में उसको जागृत किया। हम हनुमान जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं, रामनवमी वहाँ बहुत धूमधाम से बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, पूजा दुर्गा पूजा में बड़े बड़े पंडालों के अंदर हमारे कार्यकर्ता भी लगकर पूजा करते हैं। तो एक जो सेंटिमेंट्स है धर्म के प्रति वो हमने खड़ा करने की भी कोशिश की, और उसका शुरुआत में हमको विरोध भी सहना पड़ा और हमारे कार्यकर्ताओं को बंद किया, जेल में गए, कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या हुई हमारी, विशेषकर पुरुलिया में फांसी पर लटका दिया। तो इस प्रकार की हिंसक 5 साल के अंदर कम से कम 150 कार्यकर्ताओं के मर्डर हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये हमने खोया भी है वहाँ पर, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि अब बंगाल में हमारी बहुत अच्छी पकड़ हो गई है, और आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का होगा बंगाल, ये मैं कृष्णमूर्ति जी आपको विश्वास दिलाता हूँ। सारे देश में भी मोदी जी के नेतृत्व में एक आत्मविश्वास लोगों में जगा है। पिछले दिनों देखा आपने, धारा 370 हटी, 3 तलाक का बिल पार्लियामेंट में पारित हुआ, राम मंदिर का फैसला हो गया, सरकार ने अपना ठीक तरीके से पक्ष रखा, राम मंदिर का फैसला भी हो गया। तो एक जो एक प्रेशर भारत के अंदर तुष्टिकरण की नीति का बना था वो समाप्त हो गया। अब लोग समझने लगे हैं कि भाई भारत क्या है, भारत की आत्मा कहाँ बसती है, तो वो लोग समझ में आ गए। और ये माहौल मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में भी बना है। ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे को राजनीति करते करते लगभग 45 वर्ष हो गए, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, मैंने इतना अच्छा माहौल मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद कभी भी नहीं देखा। आप क्षमा करें, मैं किसी हमारे नेता की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधान हमारे लिए बहुत आदरणीय है, सबसे आदरणीय है, मतलब मोदी जी से भी ज्यादा आदरणीय हमारे लिए अटल जी है। पर अटल जी के समय भी थोड़े से लिबरल थे, पर मोदी जी का जो स्ट्रिक्ट एक्शन है, टफ डिसीजन में निर्णय, मतलब टफ डिसीजन लेना, ये जो उनकी क्षमता है, उसके कारण एक साख बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया में बैठे हुए लोग हैं, दुनिया में भी भारत की साख बनी है कि नहीं बनी, जरा हो तो जरा हाथ उठा के जरा मुझे बताएं, भारत की साख बनी है? हाँ, तो ये मोदी जी का नेतृत्व का कमाल है। तो मुझे लगता है कि हम लोग अभी सही समय पर सही नेता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इस विपरीत परिस्थिति में भी देश में आत्मविश्वास की कमी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, चाइना के परिस्थिति को देखकर भारत ने अपना ग्राउंड बना लिया है। आप विश्वास करेंगे, हर राज्य के अंदर चाइना से अगर उद्योग आए तो हमारे राज्य में आए, हर स्टेट के अंदर अपना प्लेग्राउंड बना दिया उन्होंने कि आइए आप हमारे राज्य में खेलिए। तो भारत एक बहुत, पिछले दिनों जो 20 लाख करोड़ की घोषणाएं की है मोदी जी ने, आप लोगों ने देखा होगा समाचार पत्रों में, बहुत जबरदस्त आत्मविश्वास बना है, विशेषकर मध्यम वर्ग के व्यक्ति का, कृषक का, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोग। बहुत आभार, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद कैलाश जी। हमारे साथ आदित्य सत्संगी जी जुड़े हुए हैं, वो सादर्न कैलिफोर्निया सैन डिएगो से, जैसे मैं बता रहा था, अमेरिकन फॉर हिंदूज का जो सैटोलॉजी जिसको बोलता है, जो कि हमारा जो धार्मिक विंग है उसको देखता है आदित्य जी। आदित्य जी, आपका क्या प्रश्न है कैलाश जी के लिए? तो सबसे पहले मैं कैलाश जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और मैंने जाफर जी और डॉक्टर बयानी ने ये A4A चालू किया था, ये द फाउंडर हैं हम लोग, और आपने बहुत ही अच्छी स्पीच दी हम सबको, और काफी मोटिवेटिंग भी थी। मेरा एक ये प्रश्न है, जैसे जो अमेरिका में हमारे हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो यूनिवर्सिटीज में आता है, जहाँ पे वो हिंदू पूरी फिलॉसफी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक आइडेंटिटी पर ही क्वेश्चन बन जाता है। एक ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इंडिया में मेरा एक आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि आप वहाँ पे, जब तक हम भारत की हिस्ट्री को करेक्ट नहीं करेंगे तो वेस्टर्न अमेरिका में हिस्ट्री करेक्ट ये लोग नहीं करेंगे एकेडमिक्स। तो वो जो शुरुआत है वो भारत से ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिकन जो सिखाते हैं, तो आपको मैं बताऊँ, एग्जाम्पल दूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमारे सैटोलॉजी क्लब चलता है, तो उसका जो प्रोफेसर है फ्रांसिस क्लूनी, ही इज ए क्रिश्चियन मिशनरी, और वो हिंदू स्टडीज सिखाता है। सो दिस इज गोइंग ऑन, और उनका डिमांड क्या रहता है कि इंडिया में चेंज नहीं हुआ है तो अमेरिका में क्यों चेंज होगा। तो ये एक मेरे से आपसे आग्रह है, प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपने तो सब कुछ बोल दिया है। और जो मेरा दूसरा प्रश्न आपको है, ये जो वास्तविक प्रश्न है, कि बांग्लादेश हमेशा हिंदू टेरिटरी रहा है और पाकिस्तान भी हिंदू टेरिटरी है,
तो हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि एक समय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तीनों भारत में मिलने चाहिए, क्योंकि ये तीनों में हमारी महाभारत की, रामायण की बहुत हिस्ट्री है। और 1948 में बर्मा में जो बर्मा भारत जुड़ना चाहता था, और तब कांग्रेस लीडरशिप ने उनको जुड़ने नहीं दिया। अंग्रेज लोग रेडी थे, अंग्रेज रेडी थे। तो एक मेरे से आपसे प्रश्न है, वो दिन कब आएगा? नमस्कार। देखिए, हम लोग संघ, जनसंघ, बीजेपी तब से एक नारा लगाते हैं, अखंड भारत है, और वो अखंड भारत का सपना है हमारा। मुझे लगता है कि ईश्वर हमारी सुनेगा, और ये राइट समय है। जैसे मोदी जी ने कह दिया कि पाकिस्तान का वह इलाका जो आज की तारीख में ऑक्युपाइड पाकिस्तान कहा जाता है, वो हमारा है। और अमित भाई तो कह रहे हैं, अमित भाई का बस चले तो अभी जाके तिरंगा लगा के आ जाए, पर कुछ होती है, कुछ मर्यादाएं होती है विश्व की राजनीति की, तो उस मर्यादाओं का पालन करते हुए बाकी हमारा लक्ष्य तो वो है जो आपने कहा। हमारा तो एक ही नारा है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार जी, थैंक यू। बढ़िया है। हमारे साथ कनाडा से कैलाश जी जुड़े हुए रुद्र, वो हमारा अमेरिकन फॉर हिंदूज का यंग कार्यकर्ता है। और आप शायद देखे होंगे कुछ दिन पहले जब एक चिट्ठी, काफी सारे चिट्ठी यहाँ से एनआरआई डॉक्टर्स लोग भेजे थे, और उसके ऊपर महुआ ने बहुत बड़ा सा लिख दिया था कि कैसे आप बोलते हो। उसके ऊपर ही हमारा ये छोटा भाई रुद्र ने पहला चिट्ठी लिखा, जो उसके बाद बाकी लोग ने। तो रुद्र हमारे साथ है। रुद्र, आप कैलाश जी को क्या पूछने चाहते हैं? हाँ, नमस्कार कैलाश जी। नमस्कार रुद्र, नाम भी तुम्हारा बहुत अच्छा है यार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। मैं सर सिर्फ दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने दिसंबर से आपने मिलने की कोशिश की थी, लेकिन आप उस टाइम मुर्शिदाबाद चले गए थे, तो उसीलिए उस टाइम मिला नहीं पाया। तो सर मेरा एक कहना है कि मैं जस्ट लास्ट दिसंबर में गया था, तो स्वपन दासगुप्ता सर से भी मैंने मिला था, और उनको भी कहा था कि बंगाल में जो फेयर प्राइस की मेडिसिन शॉप चालू हुए हैं, वहाँ एंटीबायोटिक की डोजेज 50% से भी ज्यादा कम है। मैंने मेरे लैब में टेस्टिंग किया, जैसे कि मानिए सर कोई एजिथ्रोमाइसिन 500 mg लिखा है, तो उसका एक्चुअल डोज उस पे मिलता है 200 mg, तो 60% डोज ज्यादा डिक्रीज एफिशिएंट है। लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से कोई कार्रवाई नहीं किया। मैंने आपसे मिलने की कोशिश की ये कहने के लिए कि मैं मेरे लैब में खुद के हाथों में टेस्टिंग किया, लेकिन सर ये डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए सीडीआरआई से, क्योंकि वो हमारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ का। तो आप अगर कृपा करके इस इशू को रेस करेंगे 2021 विधानसभा से पहले, तो ये एक अच्छा इशू बन सकता है दीदी के खिलाफ। ठीक है सर, तो ये कृपा करके आप कुछ करिए कि जहां से भी बंगाल के, सारे बंगाल के कहीं भी फेयर प्राइस मेडिसिन शॉप से मेडिसिन खरीदिए, डिफरेंट एंटीबायोटिक, और सीडीआरआई पे भेज दीजिए। आपका काम हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ सर। ठीक है, मैं जेनेटिक्स का बैकग्राउंड का हूँ सर मैं आपको गारंटी देता हूँ ये काम होगा। ठीक है सर, मैं अपने हाथों में टेस्ट किया। ये सर एक है, मेरे को ईमेल करना। ठीक है सर, ठीक है सर मैं आपको ईमेल कर दूंगा। और सर दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूँ कि सर ये जैसे आपने कहा कि चाइना से एग्जिट हो रहा है बहुत सारे कंपनियों का, और हमारे मोदी जी ने अभी से शुरू कर दिया तैयारी, ग्राउंड सेट करके रखा, लेकिन दीदी ने अभी तक कोई ग्राउंड सेट नहीं की। और बंगाल में सर 34 साल जो कम्युनिस्ट राज से, मैं प्रेसिडेंसी कॉलेज का हूँ, कम्युनिस्ट कॉलेज थे, वहां से मैंने राम भक्त बन गया, तो वो अलग बात है। तो सर ये जो बंगाल की जो स्टूडेंट्स लोग हैं, उनको साइकिल देके, पैसा देके दीदी ने खरीद के रखा, तो यंग जनरेशन की वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा बंगाल में। तो सर अगर आप इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे, और सर आप ये यंग जनरेशन के पास रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल पे आने पे ही हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेंगे, तो चाहे जितना भी स्टूडेंट एसएफआई में हो, टीएमसीपी पे हो, उसका वोट हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि बंगाल में अभी एक भी इंडस्ट्री नहीं है सर। सर कृपा करके आप ये दो इशू थोड़ा आपका दिमाग पे रखिए सर। और मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है सर, इसके लिए मैं माफी चाह लेता हूँ। बहुत मीठी लग रही है, बहुत मीठी लग रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। सो कैलाश जी, हमारे साथ है निशा जी। आप जानते हैं वनीत जी, निशा जी हमारा बड़े भाई, और निशा जी हमारा अभी अमेरिकन फॉर हिंदूज के तरफ से जो इलेक्शन में खड़े हुए, हम बहुत प्राउड है, हम लोग का प्राइड है कि निशा जी ने, डॉक्टर साहब ने जो उनको बोला कि आप आओ,
आप चालू करिए, और पूरा फैमिली और इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके निशा जी खड़े हुए और पहले जीता पहला जो। निशा जी, कैलाश जी को आप क्या बोलेंगे? निशा जी। जी, निशा जी, जय सबसे श्री पहले राम। तो बधाई आपको, बहुत बहुत जी जी, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी आपका टीम आशीर्वाद। और आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी, आपका आशीर्वाद बना रहे तो आगे भी जीत अपनी ही है। डॉक्टर जापरा की हाँ, गाइडेंस में यहाँ तक पहुंचे हैं और उससे आगे भी पहुंचेंगे। नहीं तो नहीं, मुझे कैलाश जी, विश्वास है। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप और मोदी जी के गाइडेंस में, जैसे इंडिया बहुत अभी एक्टिव है पूरा ग्लोबल लेवल पर, सेम यहाँ पर डॉक्टर जापरा जी के गाइडेंस में ना हम सब हिंदू भी एकजुट हो गए हैं। और अभी हम अपने खिलाफ किसी से एक शब्द किसी का सुनते नहीं है, गवारा नहीं करते और सब रेडी रहते हैं। एक तो इतना इंफॉर्मेटिव हो गए हैं हम लोग यहाँ पर कि जो हम इतने लिबरल साइड पे रहते थे, अब हम बिल्कुल सतर्क हो गए हैं कि नहीं, अभी हमको इसको इजी नहीं लेना है, और पूरा अपने हाथ में अपना हथियार उठा के खड़े हैं हम। पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। डॉक्टर जापरा बहुत यहाँ पे एफर्ट भी लगा रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जापरा। आपने तो आने वाली हमारी कितनी जनरेशंस के लिए एक इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म दे दिया है हम सबको कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एज अ मदर आई एम वेरी प्राउड कि अभी जो हमारा हिंदुइज्म है उसको लेकर के यहाँ पे जो हमने मशाल जलाई है ना, वो बहुत दूर तक जाने वाली है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। और कैलाश जी भी आए थे पिछले साल, तो आपसे भी बहुत कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा है जो अब हमारे साथ जाएगा, अब अगली जनरेशन तक पहुंचेगा। तो आप सब लोग ये जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना हमारे धर्म के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, तो उसका दिल से धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच डॉक्टर जापरा टू। थैंक यू। निशा जी, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे भजन गाती हैं मंदिरों में। मुझे बहुत लोग तारीफ करते हैं आपकी गतिविधियों की। थैंक यू। वो तो धन्यवाद, अपने धर्म धन्यवाद। के लिए करना है, उसका प्रचार पूरे जोरों शोरों से करना है और पूरा निर्भय होके कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों से ही सीख रहे हैं और आगे अपने बच्चों को सिखाना है इस चीज को कि कैसे हमें इस चीज को लेके बहुत प्राउड रहना है आगे भी। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद निशा जी। थैंक यू हमारे सो मच। साथ कैलाश जी जुड़ चुका है देवाशीष जी, जो ओरिजिनली कलकत्ता से ही है, बट यहाँ पे सिलिकॉन वैली में काम के बहुत साल से यहाँ पे है। उनका भी बंगाल को लेके बहुत चिंता और प्रश्न है। तो देवाशीष जी, आपका क्या प्रश्न है कैलाश जी के लिए? देवाशीष जी। कैलाश जी, आप जब सुन रहे हैं ना, कैलाश जी आप जब आए थे आपसे तो मिले और बहुत मजा हुए आपका भाषण सुन के। एक चीज तो मन में रह गए कि आप भारतीय हो कल्चर से और आप अमेरिकन हो, यहाँ पे रह रहे हो। सो आपने जो मिलजुल के बनाया कि कैसे हम भारतीय है, कैसे हम अमेरिकन है, दैट्स अ लर्निंग जो अभी भी है। डॉक्टर जापरा जो करते हैं, आपने भी बंगाल में जो किया कि ग्राउंड लेवल में काम करना, जो प्लेटफॉर्म है उसको रोज यूज करना और कैसे ग्राउंड लेवल पे काम करके देन यू सी द रिजल्ट तो बहुत लैगिंग होता है। याद है 5 साल पहले आपसे एक बार बात हुई थी, आप बोले कि हम ग्राउंड लेवल नहीं करेंगे तो बंगाल में कभी घुस नहीं पाएंगे। सो वही चीज आप किए थे इधर पे भी। हम डॉक्टर जाफरा की लीडरशिप में, जुदाजीत जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया, ऑल दिस थिंग्स वी आर डूइंग कि ग्राउंड लेवल में डेली काम करना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट गिविंग लेक्चर। तो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। बंगाल में तो आप जानते हो वी आर वेरी वॉरिड कि तेलेनीपाड़ा मालदा में जो हो रहा है, एंड वी आर रियली स्केयर्ड। मतलब अपना रिश्तेदार है इंडिया में, मेरे पिताजी है इंडिया में, तो वी आर वेरी स्केयर्ड कि कैसे ये होगा, लाइक व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दैट। कि ऐसे अगर चलते रहेगा, एक एक जगह से हम लोग छोड़ के जा रहा है। वी आर फ्रॉम बांग्लादेश, ओरिजिनली फ्रॉम बांग्लादेश। एक बार हम लोग छोड़ के आए थे उस कंट्री को, अभी अगर इधर भी ऐसा हुआ तो कहाँ जाए हम लोग। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर गाइडेंस एंड कैसे इसको हम बेहतर कर सके। थैंक यू। बढ़िया है। हमारे साथ, धन्यवाद देवाशीष जी। हमारे साथ है संजय जी। संजय जी, आप थोड़ा परिचय दीजिए, आप कहाँ से ज्वाइन किए हैं और आपका प्रश्न क्या है कैलाश जी के लिए? प्रणाम कैलाश जी, मैं सिलिकॉन वैली में हूँ और अभी नया मैं आया हूँ अमेरिका में। और ये सब मेरा सौभाग्य है कि मैं अमेरिकन फॉर हिंदूज और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से तुरंत जुड़ गया। हमारे एक मित्र सतीश चंद्रा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी, मेरा आपसे एक मेरे मन में एक सुझाव आ रहा है कि जैसे यहाँ पे मेरे 2 बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ पे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, तो क्यों ना हमारी योगा को
जो हमारा योग है उसको यहाँ पे किसी तरह हम इंट्रोड्यूस कर सके एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट राइट फ्रॉम द एलिमेंट्री स्कूल इफ पॉसिबल। ये मेरा सुझाव था, और बाकी सब भी जो यहाँ अमेरिका में कार्य करता है, क्या हम इस दिशा में कुछ काम कर सकते हैं? संजय, वेरी गुड सजेशन। मैं खाली आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको लागू करने के लिए कोशिश भी की थी और लागू भी किया, पर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, और लोगों ने वोट की राजनीति के कारण इसका बहुत विरोध किया, स्कूलों में प्रदर्शन किया। हमने बहुत ज्यादा नहीं किया था, हमने खाली सूर्य नमस्कार प्रारंभ करें सुबह से, और प्राणायाम योग कुल 17 मिनट का एक प्रोग्राम बना के सारे स्कूलों में दिया था। पर सरकार रही, जब तक 70% स्कूलों में हुआ, सरकार चली गई हमारी मध्य प्रदेश से, तो फिर खत्म हो गया ये। वैसे ही केंद्र सरकार में जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी HRD मिनिस्टर थे, तब तो उन्होंने भी कोशिश की थी, पर आप जानते हैं कि कांग्रेस, CPM तथा कथित आजकल भीमसेना और एक दलित संगठन भी बहुत सारे हो गए, इन लोगों ने उसका काफी विरोध किया था। आज भी इन सब लोगों के विरोध, व्यक्तिगत रूप से मिलो तो वो कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पर पॉलिटिक्स में जब करते तो सब लोग विरोध करते, इसलिए हम एकदम एजुकेशन में लागू नहीं कर पाए। पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मोदी जी ने दुनिया के अंदर योग दिवस मनाकर अब सारे देश के अंदर प्राइवेट जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने इसको अख्तियार कर लिया, और आप देश के किसी भी मॉर्निंग वॉकर में चले, गार्डन में चले जाइए, मॉर्निंग वॉक, हर जगह लोग योगा करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो मोदी जी के आने के बाद योगा का बहुत प्रचार प्रसार देश के अंदर भी हुआ है और दुनिया के अंदर भी हुआ है, और मुझे लगता है कि एक वातावरण ऐसा बनेगा कि हम सारे स्कूलों में योगा प्राणायाम लागू कर देंगे, और दुनिया भी इसको मान रही है और मानेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद, धन्यवाद कैलाश जी। हमारे साथ आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न कैलाश जी है इंद्रदीप का, हमारा अमेरिकन फॉर हिंदूज का यंग वॉलंटियर, इज अ साइंटिस्ट। हम जब ह्यूस्टन में हाउडी मोदी किए थे, डॉक्टर साहब के नेतृत्व हम सब पहुंचे हुए थे, इंद्रदीप भी हमारे साथ था, वो भी एक जुझारू यंग बंदा और साइंटिस्ट। तो इंद्रदीप, आपका क्या प्रश्न है कैलाश जी के लिए? मेरा प्रश्न, नमस्ते कैलाश जी। मेरा प्रश्न, नमस्ते। तो मेरा ये प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार की इतने सारे मतलब स्कीम्स हैं जो मतलब ग्रास रूट लेवल में अगर पहुंचे तो मतलब वोट शेयर की तरफ से बीजेपी को फायदा जरूर होने वाला है, लेकिन ऐसा कोई मतलब ऐप या वेबसाइट क्या है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, जैसे एडुकेशन के अंदर कितने स्कीम्स हैं या होम के अंदर कितने स्कीम्स हैं, ताकि ये अगर हम लोग ग्रास रूट लेवल में पहुंचा सकते हैं तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने केंद्रीय सरकार के ऊपर प्रसन्न होंगे और हमको वोट भी मिलेगा। इंद्रजीत, सारे डिपार्टमेंट की, सभी विभागों की अपनी अपनी साइट है और सारी स्कीम्स उसके अंदर लोड है, आप देख सकेंगे। पर यह बात सही है कि कभी कभी अपडेट होने में लेट हो जाता है, पर आप देखेंगे सारे विभाग का ऐप बना हुआ है। मोदी जी के आने के बाद IT में हमारे यहाँ फोकस उन्होंने किया है, तो आप घर में बैठकर किस विभाग की कौन सी स्कीम है, किसके लिए है, ये सारी आप देख सकेंगे। कभी कभी अपडेट थोड़ा सा लेट होता है, बाकी इसमें मोदी जी के आने के बाद बहुत सुधार हुआ। बढ़िया, धन्यवाद इंद्रदीप। तो कैलाश जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है मृण्मय दास है, मृण्मय भक्तदा, जो बंगाल से ही है, जैसे इंद्रदीप भी, जैसे वो वहां से जो आप देख सकते हो कितने NRI जो बंगाल से और बाकी जगह से कनेक्टेड है, आज जुड़े हुए दुनिया के हर कोने से। इंद्रदीप दा कनाडा का टोरंटो में थे, अभी डैलस में है, ह्यूस्टन टेक्सास का। इंद्रदीप दा, आपका क्या मृण्मय दा, आपका क्या प्रश्न है कैलाश जी के लिए? नमस्कार कैलाश जी। नमस्ते। मेरा नाम मृण्मय भक्त है। तो मेरा बंगाल से हूँ। दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, ये बंगाल का मैं 2-3 डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ, जैसे इधर 24 परगना, बशीरहाट, ये सब प्लेसेस में अभी काफी सारा बांग्लादेश का मतलब घुसपैठिया जिसको बोलता है, मतलब मुस्लिम जमायत, ये सब बंदा लोग आ गया। तो ये काफी सारा अभी
ये सभी बंदा लोग राइट्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व है। और ग्रास रूट से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा रिलेटिव्स रहते हैं, वो लोग अभी बहुत परेशान है। ये है नंबर 1। तो इसका लिए आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि लेस देन 1 ईयर वी हैव अ वोट स्टेट इलेक्शन। एंड द दूसरा थिंग है, ये स्टेट इलेक्शन जो अपकमिंग है उसमें हम एनआरआई जो बहुत सारा बंदा लोग, हम बंगाल से आया, जब हम लोग इधर आए 21 साल पहले, उस समय हमारा बंगाल में इतना आईटी जॉब वगैरह कुछ भी नहीं था। तो हम अभी भी फील करता हूँ, तो हम कैसे ये गवर्नमेंट चेंजेस में हम काम कर सकते हो। मैं खुद एक ओएफ बीजेपी का मेंबर हूँ, लास्ट 10 साल से मैं कनाडा में था, अभी इधर आया। तो अगर आपका कुछ सुझाव है, हम कैसे आपका साथ या बंगाल यूनिट का साथ काम कर सकते हो। नमस्ते। थैंक यू मिन्मय। पहले आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश की घुसपैठिए हमारे यहाँ पहले सीपीएम ने बुलाए, उसके बाद ममता ने बुलाए, अपना सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए, और उनको तत्काल उनके राशन कार्ड बना दिए, उनको रहने के लिए व्यवस्था कर दी, सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल गया। अब वो क्या करते हैं, जहां जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां वो दंगा करते हैं। तो हमारा हिंदू संगठन वहां ऑर्गेनाइज नहीं है, तो वो जहां दंगे 2-3 हुए तो मकान छोड़ के भग जाते हैं, वो मकान सस्ते में बेच जाते हैं और ये लोग खरीद लेते हैं उसको। तो ये कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, वहां पर दंगे करते हैं, दंगे करके हिंदुओं को वहां से भगाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। ये पूरे बंगाल के अंदर हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य सरकार उनको संरक्षण देती है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, वहां बिल्कुल फेयर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वहां पर निर्देशित किया जाता है कि आप बिल्कुल भी अल्पसंख्यकों के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे, किसी प्रकार की उनको संरक्षण देंगे। मतलब अब आप मिलने मालूम, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कलकत्ता में मुझे लोग फोटोग्राफ भेजते हैं कि हेलमेट कंपलसरी है, और ये लोग गोल टोपी वाले निकल जाते हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कहती है। क्या ये हमारे जवाई है क्या? मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप इसी प्रकार की सरकार बनाओगे तो ये सब होगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दो, मोदी जी के नेतृत्व वहां पर काम होगा, तो देखना फिर कौन सी टोपी लगती है वहां। तो कुल मिलाकर वहां पर एक चेंज जरूरी है, और वो चेंज हम लोग भी और आप लोग भी उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप विदेश में हैं, तो अपने लोगों का एक टीम बंगाल के अंदर आप बनाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना सोशल मीडिया का ग्रुप बढ़ाइए, क्योंकि वहां मीडिया भी बिका हुआ भी और डरता भी है। बंगाल का मीडिया बहुत डरता है। जहां किसी ने, अभी मैंने बताया आपको कि एक पत्रकार ने कब्रिस्तान में पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड निकाला और 1.5 महीने का अभी का रिकॉर्ड निकाला। उसने कहा कि 3 गुना ज्यादा यहाँ पर मौत हुई है। उसको पत्रकार को नौकरी से हटा दिया, उसके खिलाफ 4 मुकदमे कायम कर दिए और वो जेल के अंदर है। तो वहां जरा सा भी सरकार के खिलाफ कोई पत्रकार अगर खोजी पत्रकारिता करता है तो उसका नुकसान हो जाता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, और पर डेमोक्रेसी में इन सब चीज को फेस करना पड़ता है, और डेमोक्रेसी का जवाब तो चुनाव है, एक वोट है। वो वोट अगर चले जाता है तो एकदम रूलर बदल जाता है। तो हम इंतजार करना पड़ेगा, और अगले चुनाव में आप लोग बैठकर प्लान करिए कि हम किस प्रकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकते हैं, और मैं भी उसके लिए प्लान करूंगा। ये हम बाद में फिर बैठेंगे और आपसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे। धन्यवाद कैलाश जी। तो मिनमयदा, कैलाश जी हमारे साथ टेक्सास से जुड़े हुए शुभो दासगुप्ता दा। शुभो जी ओरिजिनली जमशेदपुर से है, बट बंगाल के और इस पूरा चीज में बहुत ही पैशनेटली, और अमेरिकन फॉर हिंदूज का एक ऑलमोस्ट ट्रस्टी मेंबर और बहुत ही क्लोजली हमसे काम करते हैं। शुभोदा, आपका क्या क्वेश्चन है कैलाश जी के लिए? Thank you, Judah. Love you, bro. कैलाश जी, जयराम जी की नमस्कार, आपका बहुत अभिनंदन है। हम डालस फोर्ट वर्थ से आपसे बात कर रहे हैं। हमसे यही पूछना था कि ये वेस्ट बंगाल में हम तो लड़ रहे हैं ममता दी को पराजय करने के लिए। आपके हिसाब से हमारे OFBJP, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी यूएसए, उसके हिसाब से, क्योंकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, नेशनल कमेटी के मेंबर हैं, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि उसका क्या संगठन से हम आपके लिए इंडिया में और
पश्चिम बंगाल में, हम क्या कर सकते हैं ताकि उसका एक प्रचंड एक प्रभाव बने, ताकि हम कुछ कर सके बंगाल के लिए? देखिए, आप लोग नजर रखिए बंगाल के ऊपर। अभी पिछले दिनों जो प्रवासी डॉक्टर्स ने एक पत्र जो ममता जी को लिखा था, उसको लेकर पूरे देश के अंदर काफी चर्चा हुई। क्योंकि जब आप लोग विदेश में बैठकर अपने प्रदेश की चिंता करते हैं और जब कोई विषय ऐसा रहता है जो पॉइंट आउट करते हैं, तो उसको पूरा देश बड़े गंभीरता से लेता है। तो ऐसे समय में मैं समझता हूँ आप और अपने ग्रुप के माध्यम से समय पर कभी एक प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिया कि प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार बंगाल में हो रहा है वो घोर अप्रजातांत्रिक है, आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये हो रहा है, हिंदुओं के साथ पर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। ऐसा एक बार आपने कर दिया। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया कि जो लोग घर में बैठे थे, जिनके मकान जले, जिनकी दुकान जली, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हो गए, उनके परिवार वालों को बंद कर दिया, कुछ लोग घर छोड़ के भाग गए। अब ये एक ऐसा विषय है कि इसमें साफ दिखता है कि ये एक तुष्टीकरण की नीति और सरकार नियम के अनुसार काम नहीं कर रही है। इसी इश्यू को बनाकर यदि आपने एक पत्र भेज दिया तो पूरे देश के अंदर खलबली मच जाती, क्योंकि आप लोग विदेश में बैठकर तथ्यों के साथ जब भेजते हैं तो उसका असर होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक संगठित रूप से वहां से फीडबैक लेना और उसके बाद अपने संगठन से आप आगाह करना, चाहे मुख्यमंत्री को चाहे प्रधानमंत्री को, तो उसका असर होता है, एक प्रेशर बनता है। क्योंकि आप जानते हैं कि लॉबिंग, प्रेशर, पॉलिटिक्स ये बहुत जरूरी है आज के समय में, तो उसका एक असर होता है। जैसे हमारे प्रवासी भारतीय डॉक्टर्स ने जब पत्र लिखा था, उसके बाद एकदम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सक्रिय हुई। केंद्र सरकार ने अपनी टीम भेजी वहां पर और उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजी। केंद्र ने महसूस किया कि वहां पर अव्यवस्था है, गृह मंत्री जी सक्रिय हुए, गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, एकदम सरकार को झुकना पड़ा, राज्य सरकार को अपनी स्थिति ठीक करना पड़ी और अब वहां पर राज्य सरकार थोड़ी ठीक हो रही है। पर आपकी भूमिका उसमें बड़ी सकारात्मक हो सकती है और मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन वहां से चला रहे हैं। वहां से आप समय समय पर प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री बंगाल के, उनको एक पत्र लिखेंगे तो वह मोरल सपोर्ट हम सब लोगों के लिए होगा जो लोग हम मैदान में काम करते हैं। बहुत बढ़िया सुबोधा। कैलाश जी, आपने बात की है डॉक्टर का चिट्ठी का, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसी डॉक्टर ने जो चिट्ठी लिखा था, इंद्रनील दोसुदा। इंद्रनील दा हमारे बीच में ही है। इंद्रनील दा, आप क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे कैलाश जी को? हेलो। हाँ, गो अहेड इंद्रनील दा। हेलो। हेलो इंद्रनील दा, आवाज आ रही है आपकी, गो अहेड। हेलो इंद्रनील दा। इंद्रनील दा, आर यू देयर? I don't think he can hear you. ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलाश जी आपके लिए है सचिन जी से। सचिन जी, आपका क्या प्रश्न है और आप कहां से बोल रहे हैं? हेलो, प्लीज बताइए आपका क्वेश्चन। हाँ नमस्कार कैलाश जी, मैं आपका पहले मैं शुक्रिया अदा देना चाहूंगा, आपने टाइम दिया और आपके ऑफिस से हमें फोन भी आया था इंदौर में, जब आपने हनुमान जी के लिए वो पूजा करनी थी तो मैं आ नहीं पाया था। मैं यूएस में था 2-3 साल, अभी इंडिया में हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और हम ना काफी सारे लिबरल्स को एक्सपोज करते हैं, एंटी हिंदू वाले जो ब्रिगेड है उनको एक्सपोज करते हैं अपने सटायर के थ्रू, अपने पोस्ट के थ्रू, एफबी और ट्विटर पे, तो हमें इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, कांग्रेस के एक वर्कर हैं कश्मीर वैली से, और वो फेसबुक पे ओपनली हिंदू को थ्रेट्स कर रहे हैं ओपनली, और कल मैंने ये मुद्दा ट्विटर पे उठाया, अब जाके 24 घंटे या 48 घंटे के बाद मीडिया में ये बात आ रही है। मतलब अगर हम ये मुद्दा नहीं उठाते हैं तो मीडिया ये बात ही नहीं करती है और कई बार हमें सपोर्ट ही नहीं मिलता है। और वेस्ट बंगाल के लिए भी हम इतना एक्सपोज करते हैं लेकिन हमें सोशल मीडिया पे इतना हेल्प नहीं मिल पाता है, तो उसकी हेल्प के लिए एक कंसर्न था। सचिन, हमें ऑर्गेनाइज वे में काम करना पड़ेगा। काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, बिखरे हुए अगर हम काम करते हैं, जैसे एक उंगली है, यदि इसको कोई पकड़ लेगा तो मोड़ सकता है, पर यदि हमने मुट्ठी बांध ली तो इसको मोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो सचिन, हमें एक ग्रुप तैयार करना पड़ेगा। जैसे बंगाल का सोशल मीडिया है, बंगाल के सोशल मीडिया में उज्ज्वल परीख हमारा काम देखता है, तो उज्ज्वल से कॉन्टेक्ट करें।
ऑल इंडिया में हमारे अमित मालवीय काम करते हैं, तो अमित मालवीय से काम करें। तो हम लोग ऐसे ही संघ का भी सोशल मीडिया है, हमारे यहाँ विश्व भारती करके संस्था चलता है। ये सब लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। मैं समझता हूँ इस नेटवर्क से आप जुड़कर काम करेंगे तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा। और हम लोग बीजेपी के भले ही बैनर से नहीं, बाकी थर्ड पार्टी से ऐसे मूवमेंट को निश्चित रूप से सपोर्ट करते हैं। पता नहीं सचिन, हमारा और आपका कुछ वो जुड़ नहीं पाए होंगे, पर अब आप जुड़ गए हैं तो इस पूरे ग्रुप में, जैसे मैंने बताया कि उज्जवल बंगाल के अंदर है, ऑल इंडिया में अमित मालवीय जी हैं, तो ये काम देखते हैं। और संघ का भी हमारा जो नेटवर्क है, उनसे आप जुड़ के काम करेंगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो आप किसी के साथ अगर जुड़ पाए, क्योंकि मैंने इनको सब ट्राई किया था लेकिन इतना रिप्लाई नहीं मिल पाया, अगर आप किसी को कांटेक्ट के नंबर या कुछ दे पाए तो मैं उनसे जुड़ जाऊंगा, फिर आगे मैं हैंडल कर लूंगा। बस एक कांटेक्ट मैं दे दूंगा, उज्जवल जी और अमित मालवीय जी के दोनों के नंबर भी दे दूंगा मैं, और आप चाहे तो उनको दे सकते हैं। उज्जवल परीख सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है, हमारा मध्य प्रदेश के पश्चिम बंगाल सोशल मीडिया देखते हैं। मैं कनेक्ट करा दूंगा, मैं दे दूंगा। बढ़िया। तो कैलाश जी हमारे साथ है मकोड़िया जी है, प्रमित मकोड़िया जी, शायद आपके मित्र, आप जानते होंगे। बहुत अच्छे से। हाँ जी, हेलो प्रमित जी, जरूर। नमस्ते। हाँ कैलाश जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सर थैंक यू, बड़ा ठीक हो सर। पहले तो मैं आपको भी वंस अगेन बड़ा आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर जापरा को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया और एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म हम सब एनआरआईज को दिया, जो आपसे और आप जैसे वरिष्ठ नेताओं से हम संवाद बनाए रख सके। कैलाश जी, मेरा एक प्रश्न जो है कि विवेकानंद जी ने जैसे कहा है कि बेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड बेस्ट ऑफ द वेस्ट, जो बेस्ट ऑफ द ईस्ट ने अपना इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, एंड बेस्ट ऑफ द वेस्ट ने मॉडर्न मेडिसिन, both has to come together to solve the most complex problems of the world। तो आज जो दुनिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जो जूझ रही है, कोविड-19 और कोरोना वायरस की, तो हम भारत में बड़ा प्रयास हो रहा है योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा का, अमेरिका में बड़ा प्रयास हो रहा है और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में मॉडर्न मेडिसिन की तरफ से। तो मैं चाहता हूं कि कैलाश जी आपके नेतृत्व में या भारत सरकार के और मोदी जी के नेतृत्व में एक विशेष प्रयास हो कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन और होलिस्टिक हेल्थ, जो अपने सनातन धर्म की पूरे दुनिया को सबसे बड़ी गिफ्ट है, कि हम कैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन को इस मुश्किल समय में साथ में काम करने दें, एक अच्छा अवसर दें, और उसमें भारत सरकार भी कुछ इन्वेस्ट करे, क्योंकि जब दोनों चिकित्सा पद्धति साथ में आएगी तभी ये कोरोना वायरस और इस जैसे की गंभीर समस्याओं का अभी समाधान होगा और आगे आने वाली समस्याओं का भी समाधान होगा। तो उसमें मैं चाहता हूं कि आपका थोड़ा गाइडेंस रहे, भारत सरकार का गाइडेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट रहे, सो दैट ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन साथ में आकर इस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व कर सके। तो उस पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं कैलाश। अमित, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखिए, अभी तक कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं है और सब लोग प्रयोग ही कर रहे हैं। तो आज हम मानव शरीर एक प्रयोगशाला बन गया। कोई मेडिसिन एलोपैथी में नहीं है, पर एक उसका अल्टरनेट है कि आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, पेशेंट का भी बढ़ाइए। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है कि आप एलोपैथी ट्रीटमेंट देते देते ये मेडिसिन है भारतीय आयुर्वेद के अंदर, आप इसको दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एम्स लखनऊ, एम्स दिल्ली, इंदौर के सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी कोविड के पेशेंट हैं, हम उनको हल्दी का दूध दे रहे हैं, हम उनको च्यवनप्राश दे रहे हैं, हम उनको काढ़ा दे रहे हैं जिसमें दालचीनी है, गुलैया है और ये 3-4 चीजों का काढ़ा दे रहे हैं। ये पहली बार हुआ, मैंने जब से होश संभाला है, जब से एलोपैथी हॉस्पिटल के अंदर कभी इस प्रकार आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता था, पर फर्स्ट टाइम मोदी जी ने कहा कि ये प्रारंभ करिए और आयुष विभाग ने बकायदा एडवाइजरी जारी की कि आप इस प्रकार काढ़ा बना सकते हैं, इस प्रकार हल्दी का दूध दे सकते हैं, इस प्रकार अजवान, हल्दी, दालचीनी, इसका एक काढ़ा बनाकर दे सकते हैं, हल्दी, इन सब का एक काढ़ा बना के दे सकते हैं। ये सब
अब दे रहे हैं। तो मुझे कहते हुए बहुत फक्र है, ये बहुत मुझे प्रसन्नता है कि आपने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा है। और ये राइट समय है कि हम अपनी चिकित्सा पद्धति, अपने योग, अभी यहाँ पर हम सुबह सुबह सारे पेशेंट्स को गार्डन में लाकर प्राणायाम करा रहे हैं, सूर्य नमस्कार करा रहे हैं। उसमें बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। और पहले कुछ लोगों ने विरोध किया था, पर अब उनको लग रहा है कि हमें फायदा है। हम कल गए थे तो हमें मॉर्निंग में विटामिन डी मिला, सूर्य, क्योंकि इसमें विटामिन डी जिसका कम है उसको ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है इसका। तो आप अगर रोज सूर्य नमस्कार करेंगे, रोज सूर्य देवता के नीचे बैठेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, इस वायरस से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। तो इसलिए अब हमारी जो प्रथा है पुरानी, उसको लोग मानने लगे हैं। भारत में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि इसको हॉस्पिटल में लागू करने के लिए कह दिया है। तो सब दूर सारे पेशेंट्स को च्यवनप्राश, हल्दी का दूध, काढ़ा, एलोपैथी मेडिसिन के साथ ये सब भी दिया जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि आगे एक फ्रूटफुल निर्णय की तरफ पहुंचे। बढ़िया। कैलाश जी, पिछले बार आपको क्वेश्चन करते करते इंद्रनील दा, जो डॉक्टर ने चिट्ठी लिखा था, उसका क्वेश्चन हो नहीं पाया था, कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम हो गया। इंद्रनील दा, आप हो लाइन पे? इंद्रनील दा, आप लाइन पे हो? हेलो इंद्रनील दा, आप लाइन पे हो? ओके, तो कैलाश जी, हम तो आपके साथ जितने घंटा चले जाए हम तो सब लोग बैठे रहेंगे। अभी भी इतने लोग जुड़े हुए यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया से, हमें पता नहीं आपका समय का। तो एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं कैलाश जी? हाँ बिल्कुल, मैं 11 बजे तक आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री। 9 से 11 मैंने समय फिक्स करके रखा था। 11 के बाद मेरी मीटिंग है। अरे बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारे साथ संजीव जी है। संजीव जी, आपका क्या प्रश्न है और आप कहाँ से बोल रहे हो? नमस्ते, मेरा नाम संजीव है। मैं कनाडा से बोल रहा हूँ। मैं एडमिंटन में रहता हूँ। सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, हाँ आवाज आ रही, बहुत अच्छी। ओके, या नमस्ते कैलाश जी एंड नमस्ते एवरीवन एंड थैंक्स फॉर एडिंग मी देयर। तो मेरा एक्चुअली मेरा घर वेस्ट बंगाल में है, कैनिंग में है एक्चुअली, इंटीरियर में, रिमोट एरिया में। तो काफी चीज मैंने देखा है, बहुत ध्यान से मैं आप बाकी सब क्वेश्चंस वगैरह सुन रहे थे। उधर एक्चुअली जितना सेंट्रल स्कीम का पैसा जाता है, काफी कुछ चीज जाता है, उसको नाम चेंज करके अपना तृणमूल का लोग अपना नाम डाल के या कुछ नहीं बोल के, मतलब ऐसा करके दिखाता है कि वो अपना टीएमसी का लोग ही सब पैसा दे रहा है, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट ही सब पैसा दे रहा है। तो इसमें जो इम्प्रेशन बाकी लोगों के ऊपर जाता है, बिकॉज दे आर फ्रॉम वेरी रिमोट गांव का लोग है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि पैसा आता है या कुछ भी स्कीम का कुछ भी जो सब कुछ आता है सेंट्रल से, जो जो चीजें सेंट्रल से आता है, लेकिन उसका नाम या सब फायदा ये लोकल गवर्नमेंट का हो जाता है। ऊपर से आधा पैसा खा जाता है जो अपना जो पंचायत का नेता लोग, लोकल नेता लोग है। तो इसमें मतलब ये ऐसा चलते जा रहा है। और लोकल धीरे धीरे जो बीजेपी का जो कमिटी वगैरह बन रहा है उधर, दे आर नॉट, आई मीन दैट मच स्ट्रांग। उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर मीटिंग होता है तो जाके ये मुस्लिम, उधर मुस्लिम थोड़ा ज्यादा रहे और टीएमसी का लोग उसके साथ जोड़ के जाके उसको मारता है, सीधी सी जाके मारता है। तो इसलिए मतलब उधर इतना मुश्किल है। मेरा पापा, मेरा भैया, सब इस मेरा पूरा फैमिली उधर है। तो इसमें मतलब आई डोंट नो क्या कर सकते हैं इसमें। ये जो स्कीम नाम चेंज करके दूसरा नाम पे करते, इसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? डेफिनेटली आप इतना एक्सपीरियंस्ड है, आपको तो कुछ ना कुछ तो आप सोच के रखे। बस मेरा यही क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि केंद्र सरकार की कोई भी स्कीम होती है वो मैचिंग ग्रांट के आधार पर होती है, उसमें राज्य सरकार का भी कुछ हिस्सा होता है। तो जैसे 75% केंद्र सरकार मिलाती है, 25% राज्य सरकार मिलाती है। तो साधारणतः दोनों के साथ ही मिलता है। तो कोई भी राज्य ऐसा करता नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से अगर है तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ही होती है। पर ममता जी कहती 25% मेरा इसमें, मैं प्रधानमंत्री का नाम क्यों रखूंगी? वो अपना नाम बदल देती है और अपने नाम से स्कीम चालू करती है। केंद्र सरकार इस छोटे छोटे विषय पे राज्य सरकारों से झगड़ना नहीं चाहती।
और ये बात बिल्कुल सही है, और उसका दुष्प्रचार भी करते हैं वो लोग, जबकि पर अब संजय भाई थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल, एंड्रॉइड फोन ये नीचे तक पहुंच गया है। अब लोग समझने लगे हैं कि ये राज्य सरकार गड़बड़ कर रही है। जैसे अभी मोदी जी ने प्रति घर, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री देने का घोषणा की हर महीने के लिए। तो एक घर के अंदर 25 किलो अनाज फ्री में मिलना चाहिए। वो नहीं दे रहे हैं तो लोग सड़क पर आ गए, छोटे छोटे बस्ती गांव के लोग सड़क पे आ गए। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये बहुत शक्तिशाली हो गया, सोशल मीडिया बड़ा अच्छा हथियार हो गया, ये नीचे तक बात पहुंचा रहा है। और इसीलिए ममता जी एकदम डिफेम हुई। अभी टाइम्स नाउ में आपने देखा होगा 6% लोगों ने सिर्फ उनकी प्रशंसा की कि वो कोरोना के लिए अच्छी लड़ाई लड़ रही है। तो ये एक हम लोग अब जहाँ तक कहीं, जहाँ बहुत बड़ा खतरनाक इलाका है, मुझे याद है हम चुनाव में सभा करने गए थे, तो वहां सभा की परमिशन दे दी, किंतु कोई टेंट लगाने को तैयार नहीं, कोई मजदूर वहां पर काम करने को तैयार नहीं। हमें 200 किलोमीटर दूर से टेंट लाना पड़ा, 200 किलोमीटर दूर से मजदूर लाना पड़ा, और हमने अमित भाई की सभा की थी। वो इलाका थोड़ा सा, आप बड़े टफ इलाके में रहते हैं मुझे मालूम है, पर अब धीरे धीरे देखिए, जब भी कोई आपको चेंज लाना है तो उसमें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको कुछ खोना पड़ता है। आप शायद मेरा दर्द नहीं समझ सकते कि जिस कार्यकर्ता से मैं सुबह टेलीफोन पे बात करता हूँ और उससे कहता हूँ कि तुम मीटिंग लो, और मीटिंग के अंदर ही कोई टीएमसी का गुंडा आता है और उसके कनपटे पे रख के गोली मार देता है, और शाम को मुझे पता लगता है कि उसकी मौत होगी, तो मेरे दिल पे क्या गुजरती। ऐसे 150 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है बंगाल के अंदर। ये लड़ाई डेमोक्रेसी के अंदर हमें लड़ना पड़ेगी, और हमें विश्वास है कि सब लोगों की वेल विशेष और अच्छे काम की सत्य की जीत होती है, पर उसके में कुछ हमें भुगतान करना पड़ता है। तो हम भुगतान कर रहे हैं, पर आगे बंगाल पे आपका कब्जा होगा, मैं आपको संजीव विश्वास दिलाता हूँ। इंद्रनील दा, बढ़िया कैलाश जी, धन्यवाद, इतना अच्छे से बताया आपने। इंद्रनील दा, अभी आप हो? हाँ जी, हैं। बढ़िया बढ़िया, फाइनली आपको मिला, आप पूछिए। मैं हूँ, ऑनलाइन हूँ। क्वेश्चन पूछिए इंद्रनील दा कैलाश जी को। प्रणाम कैलाश जी, मैं डॉक्टर इंद्रनील बासु, एमडी मेडिसिन। मैं आरोग्य भारती का काशी ब्रांच अध्यक्ष हूँ सर। मैं वाराणसी में रहता हूँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाराणसी में 2.5 लाख बंगाली हैं, बसते हैं, और इसी तरह कई अन्य शहर हैं उत्तर प्रदेश में और भारत में भी और विदेशों में, जिसमें कई लाखों बंगालियों का निवास है। तो क्या ऐसा हम नहीं कर सकते कि जिन जिन शहरों में 1 लाख से ज्यादा बंगालियों की आबादी है पश्चिम बंगाल के बाहर, वहां पर हम लोग बीजेपी फॉर बंगाल का एक यूनिट स्थापित करें, ताकि यहाँ की जो बंगाली जनता है वो पश्चिम बंगाल की जनता को इन्फ्लुएंस करे और ममता जी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करें। डॉक्टर इंद्रनील, बड़ा अच्छा आपने सुझाव दिया है। हमने ऐसे प्रयास किए हैं अनेक स्थानों पर, दिल्ली में किए हैं, मुंबई में किए हैं, और इंदौर में भी हमने फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर भी कम से कम 10-15 हजार बंगालीज रहते हैं, पर उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीपीएम से जुड़े हुए लंबे समय से, वो इसका विरोध भी करते हैं। और उन्होंने सिलीगुड़ी के मेयर है अशोक भट्टाचार्य जी को उनको बुलाया भी था। तो बंगाली सारे 100% हमारे साथ ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ भी है, सीपीएम के साथ भी, पर हमारे साथ बड़ी संख्या में। मुंबई में हमने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, वहां पर भी सीपीएम के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग, पर हमारे साथ बड़ी संख्या में मुंबई में। तो जो बाहर की दुनिया में जब बंगाली आता है तो वो समझता है कि देखिए हम लोग कितने पीछे हैं और दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है। तो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। जैसे बनारस में है कि नहीं मुझे जानकारी नहीं, पर बंगाल का और मुंबई का और दिल्ली का तो मुझे मालूम है। इंदौर का, क्योंकि मैं इंदौर में रहता हूँ और लोगों के बीच में काम करता हूँ, तो इंदौर का मुझे मालूम है। पर बाकी जगह भी आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हम इसको एक बार मैं फिर से इसको देखूंगा जरा, कि हम फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी करके बंगाली उसको सारे देश में कर सकते हैं। अच्छा सुझाव है, बढ़िया। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया के बहुत हमारे मतलब वन ऑफ द वेरी वेरी एक्टिव एक्टिविस्ट, और जिसको हम फॉलो करते हैं और जिसके जो हमें सपोर्ट करते हैं, ऋषि बागरी जी है। ऋषि बागरी जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर प्रणाम करता हूं सर, आपको बहुत अच्छा लगा आपको देखकर यहाँ पर, और आशा करता हूं कि सर आप कुशल मंगल होंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंदौर में, आपका सोशल मीडिया से देखते हैं हम लोग, और बहुत इंस्पायरिंग है। जैसे आप डॉक्टर लोग के साथ खुद पर्सनली उस हालत में जाकर मीट करके आए जब इंदौर
में बहुत हाई लेवल पे कोरोना था और काफी कंट्रोल भी किए। सर मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ सर, हम लोग का क्या रोल होना चाहिए बंगाल में? और दूसरा सर, जो माइग्रेंट वर्कर है वो मैक्सिमम सर आपके गुजरात, आपके महाराष्ट्र वहां से आ रहे हैं सर, या राजस्थान से आ रहे हैं, उनको मध्य प्रदेश मोटा मोटी क्रॉस करके ही आना पड़ता है। तो कुछ ऐसा करे कि जैसे वो वर्कर का हम लोग ऐसी सेवा करें मध्य प्रदेश में, या कोई अपनी पार्टी कर सके तो वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर बन के आए बंगाल में और बोले कि बीजेपी वाले स्टेट से जब हम लोग गुजरे तो हम लोग को जैसे आपने चप्पल दी थी सबको, आपने खाना दिया, आपने वो दिया, तो वैसा कुछ दे तो वो बड़ा एक गुडविल एम्बेसडर बन के आए। और वो जब आके बोलेंगे कि हम लोग बीजेपी के स्टेट से जब आए थे तो हम लोग को खाना मिला, रहने मिला, ये सब मिला, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सर। और सर और भी कोई अगर मार्गदर्शन हो सर बंगाल के लिए सर, आप प्लीज बताइए हम लोग को। प्रणाम सर। जी भागी जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और ये बात सही है कि सारे देश में जब ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से जब साउथ में आते हैं तो मध्य प्रदेश बीच में होता है। और अभी जितने भी बंगालीज बंगाल की तरफ जा रहे हैं माइग्रेंट लेबर, उसमें 80% मुस्लिम है। और हमने उसके बाद भी सारे उन सब बंगालीज की सेवा की है, उनको साधन संपन्न उपलब्ध कराए। कल मैंने 5 बस रवाना की, 100% सब मुस्लिम थे। अभी कटनी में मेरे दोस्त थे संजय पाठक, वो उनको भोजन देंगे। फिर मैंने कहा कि आगे तुम्हारी बनारस में व्यवस्था कर दूंगा मैं, तो बनारस में मैंने अपने दोस्त को बोला कि भैया ये 5 बस आ रही है, इनके भोजन की व्यवस्था कर देना। सब ईद के कारण वहाँ ज्यादा जा रहे हैं, पर हम इसमें अभी जाति धर्म नहीं देख रहे हैं। बंगाली कोई भी दिखता है उसके बराबर। मैंने अभी तेलंगाना से भेजे, वो भी सब मुस्लिम थे। आंध्र प्रदेश से भेजे, वो सब हिंदू थे, पुरलिया के, उन लोगों को भी भेजा। पर हमें जाति और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि हम तो सबकी सेवा कर रहे हैं। जो भी बंगालियों पे जो भी लेबर है देश भर में, हम सबकी सेवा कर रहे हैं। और बंगालियों का मैं विशेष रूप से ध्यान करता हूँ। मैंने कलेक्टर को बोल रखा है कि बंगालीज की आपकी जब भी कोई परमिशन आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनसे पर्सनल कांटेक्ट करूंगा। तो उनकी गाड़ी में मैं आपके यहाँ कलकत्ता के अंदर जो मुड़ी मिलती है, मुड़ी, तो मुड़ी के बोरे रखवा देता हूँ, तो सेवा रखवा देता हूँ उनके बसों के अंदर, उनके ट्रक में, जिससे कि रास्ते में उनको, क्योंकि अब ढाबे में सब बंद है, जब इतने 3 दिन के अंदर पहुंचेंगे तो उनको खाने पीने का कुछ चाहिए, तो रास्ते में जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ हम करवा रहे हैं। और अच्छा सुझाव, और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। और आप तो सोशल मीडिया के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो आप तो काम करते ही हैं, और हम लोग फिर से एक बार बैठकर कैसे और इस मिशन को आगे बढ़ाएं, हम कलकत्ता में बैठेंगे और आगे प्लान करेंगे। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। तो कैलाश जी आप धन्यवाद। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन उर्मी जी से है। उर्मी जी आपका, उर्मी जी यूएस में, ईस्ट कोस्ट में रहते थे, बाकी दुनिया में भी रहा है, कलकत्ता से भी जुड़े हुए। उर्मी जी आपका क्या प्रश्न है कैलाश जी के लिए? प्रणाम कैलाश जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप तो जानते हैं कि बंगाल में भाजपा को जीतने के लिए बंगालियों के वोट से ही जीतना पड़ेगा जी। तो आप ये सोशल मीडिया का जिसको रखा है उज्जवल परेख, ये आप कल्चरली कैसे अलाइन करेंगे बंगालियों के साथ? रविंद्र संगीत, रविंद्र जयंती, ये फिल्म फेस्टिवल्स, पोइट्री फेस्टिवल्स, यूज ऑफ बंगाली लैंग्वेज, ऐसा कोई रोड मैप है? ये ऐसा कोई प्लान है? जैसे कि कैलाश जी अगर कभी रविंद्र संगीत गाए तो लोग पूरा एकदम मोहित हो जाएंगे, क्योंकि आप जब भजन गाते हैं तो मतलब कि क्या बताए कि उसका एक्सपीरियंस और तजुर्बा ही कुछ अलग होता है। तो ऐसा कोई रोड मैप है भाजपा के पास? हाँ है, हम लोगों का एक सांस्कृतिक ग्रुप भी है, इंटेलेक्चुअल ग्रुप भी है, और आप जानते हैं काफी लोगों को उसमें, रूपा जी भी हैं, बाबुलदा भी हैं। तो इस प्रकार के आयोजन हम करते रहते हैं। और पिछले दिनों हमने जो फोक सिंगर हैं उन लोगों का कंपटीशन करवाया था, और 2 दिन तक चला। तो पूरे बंगाल के फोक सिंगर, डांसर, वो सब आए थे, और मुकुल्ला ने उसको लीड किया था। और 2 दिन तक वो कार्यक्रम चला। लगभग उसमें 15,000 लोग 2 दिन के अंदर आकर और मिलकर गए। तो इस प्रकार के हम कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा एक विंग है जो सिर्फ बीजेपी का सांस्कृतिक विंग है, वो इसमें काम करता है। अभी जैसे रविंद्र जयंती गई, नवीन जयंती पे भी एक हमने, क्योंकि अब कार्यक्रम तो कर नहीं सकते थे, तो ऐसे ही सोशल मीडिया पे एक 2-4-5 सिंगरों के हमने सोशल मीडिया में एक दूसरे से शेयर किए। तो बंगाल की तो पहचान ही कला और संस्कृति की है। देखिए,
और हम इस दिशा में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, पर सरकार के भय से जो बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े कलाकार हैं, वो हमसे बात करते हैं पर हमारे कार्यक्रम में नहीं आते। पर जो मिडिल क्लास के हैं, जो छोटे हैं, वो आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। बढ़िया बढ़िया कैलाश जी, बहुत बढ़िया। कैलाश जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है स्नेहल पांड्या जी का। स्नेहल जी, आप अगर बताएं आप कहाँ से बोल रहे हो और आपका क्वेश्चन क्या है कैलाश जी के लिए? नमस्कार कैलाश जी, मैं स्नेहल पांड्या, मैं कनाडा टोरंटो एरिया से हूँ। मैं वेस्ट बंगाल का जितने भी इलेक्शन हुए मैंने काफी फॉलो किए हैं, बट अगले इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस जब आएंगे तो मेरे को एक प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि I mean basically TMC has inherited जितने भी गुण है या अवगुण है सब CPI और CPM के गुण है, उनके वायलेंस की वजह से वो इलेक्शन जीतते हैं। एंड दिस टाइम आल्सो इन स्टेट इलेक्शंस वो वायलेंस के बेसिस पर वो उनका पलड़ा भारी रहता है। तो आप इस मामले में आप क्या मतलब रणनीति अपनाएंगे कि वायलेंस की सामने हम फेस करके हम क्या इलेक्शन नॉन वायलेंस से जीत पाएंगे, कि हमें भी मतलब एज अ बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्चुअली अडॉप्ट वायलेंस बेस्ड स्ट्रेटजी? देखिए पंड्या जी, बहुत साफ तो इस पे नहीं मैं बोल पाऊंगा, पर इतना जरूर है कि कांटे से ही कांटा निकलता है। हम यदि सिर्फ शराफत से राजनीति करेंगे तो हम इतना विस्तार नहीं कर पाते वहाँ पर। तो हम लोगों ने वहाँ पर हमारा ताकतवर नौजवानों का ग्रुप भी बनाया, पहली बात। दूसरी बात, दो प्रकार के इलेक्शन होते हैं, एक लोकल बॉडीज के इलेक्शन, एक स्टेट और पार्लियामेंट के इलेक्शन। लोकल बॉडीज के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, जिसपे पूरा होल्ड राज्य सरकार का होता है। पर असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन में वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। उसमें हम लोग, चूंकि सरकार भी अब हमारी है, तो हम वहां से सेंट्रल फोर्स को ज्यादा मंगवाते हैं और वो सेंट्रल फोर्स पूरा उसको हर पोलिंग बूथ पे लगाकर और उसमें हमारी मदद हो जाती है। यदि वो सेंट्रल फोर्स नहीं होता तो इस लोकसभा इलेक्शन में हम 8 सीट भी नहीं जीत पाते। पूरा वो पोलिंग बूथ पे कब्जा कर लेते। हमारे पास इतना मैन पावर अभी शक्तिशाली नहीं। कुछ जगह हमारे कार्यकर्ता हमने बड़े दमदार खड़े कर दिए हैं, पर पूरे प्रदेश में नहीं है। तो हम 8-10 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाते, पर चूंकि सेंट्रल फोर्स था इसलिए हम 18 सीट जीते। और हम 4-5 सीट हारे भी तो उनकी गुंडागिर्दी के कारण ही हारे, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल फोर्स को भी चिंता नहीं की और उन्होंने गुंडागिर्दी की है। पर ये आपने विषय बिल्कुल सही उठाया है कि बंगाल के अंदर हिंसक राजनीति है और हिंसक राजनीति के कारण बहुत परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता बार बार कि हमने 150 कार्यकर्ताओं को खोया है, पर इनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सेंट्रल फोर्स, क्योंकि पूरे देश में चुनाव होगा नहीं, 2-3 राज्यों में चुनाव होंगे, उस वक्त उनके पास सेंट्रल फोर्स भी काफी बड़ी संख्या में होगी। तो हम 2-3-4 चरणों में उनको सुझाव देंगे कि 4 चरणों में आप चुनाव कराइए और सेंट्रल फोर्स वहां पर लगाइए। सेंट्रल फोर्स लगेगा तो गुंडागिर्दी कम होगी और कुछ जगह गुंडागिर्दी का सामना हमारे कार्यकर्ता करने में सक्षम है। बढ़िया बढ़िया। कैलाश जी, एक प्रश्न मेरे तरफ से है जो हम लोग सुनते रहते हैं। कैलाश जी, बहुत आपको पता है कि बंगाल के साइकिक में सौरव गांगुली दादा का एक बहुत बड़ा, सिर्फ बंगाल नहीं बोलूंगा पूरा भारत में, तो सबका हम जब ये प्रश्न आता है कि हम सुनाई भी हमें दिया था कि गांगुली जी शायद भाजपा ज्वाइन करे और क्या ये सब, और ये क्वेश्चन सबका है कैलाश जी, इस एंगल में हमें कुछ पॉजिटिव न्यूज मिलेगा क्या? देखिए, आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया। मैं क्रिकेट से काफी जुड़ा हुआ हूँ और जब उनकी कैप्टनशिप भी देखी है, मैं उनके सौरभ दा क्या निर्णय करने में थोड़ा स्लो है। वो पता नहीं क्यों निर्णय नहीं कर पाते। वो दिल से मोदी जी को चाहते हैं, दिल से बीजेपी को चाहते हैं, पर निर्णय नहीं कर पाते। और थोड़े से वहां पर जो एक अभी पंड्या जी ने जिस प्रकार कहा कि वहां पर हिंसा है, उससे डरते भी हैं कि यार मैं राजनीति में आ जाऊं तो ऐसा नहीं हो कि परिवार परेशान हो जाए, ऐसा वो सोचते हैं। क्योंकि हमारे मित्र हैं बहुत सारे बीजेपी में। एक बार मैंने चेतन शर्मा को बोला, चेतन शर्मा ने पर्सनल उनसे बात की। चेतन शर्मा का बड़ा सम्मान करते हैं, बोले यार बंगाल में राजनीति करना बहुत मुश्किल है, मैं परेशान हो जाऊंगा, दूसरी जगह से कर सकता हूँ।
ये नहीं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे सिंगर है अभिजीत भट्टाचार्य, मेरे को अच्छे मित्र है। मैंने कहा कि आप चुनाव लड़ लो, और यार बंगाल को छोड़ के तुम बनारस से लड़ा दो मुझे, और किस लड़ा दो, वहां से नहीं लड़ूंगा, वहां राजनीति बहुत खराब है। तो जो अच्छे लोग हैं, जो जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो राजनीति में आए, तो ये हिंसक गतिविधियों के कारण थोड़े से डरते हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग आना भी चाहते हैं, सपोर्ट भी करते, पर दूर से, पास में नहीं आते। अब जैसे सौरभ गांगुली ने आज तक मुझसे बंगाल में कभी भी नहीं मिले, मिलके मैं मिलना चाहता हूँ, कभी नहीं मिले, वो इतने डरते हैं। तो थोड़ा भय और डर तो है ना। डॉक्टर साहब, आपका क्या प्रश्न है? डॉक्टर साहब, आप इतने समय आप सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, और आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे कैलाश जी को? डॉक्टर साहब, नहीं, उन्होंने तो आज बहुत सी इंफॉर्मेशन दी, बहुत सूचनाएं दी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि बंगाल के बारे में सोचकर, जैसे बंगाल में है, मैं कहता हूं कि थोड़े से और भी प्रदेश हैं ऐसे, जैसे कभी तमिलनाडु के बारे में सुनते हैं, केरला के बारे में सुनते हैं, और साउथ में वहां पर भी यदि यहाँ ठीक नहीं हुआ तो वहां भी ज्यादा ये प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके इसके बारे में कुछ बताएं कि नेशनल लेवल पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको कैसे संभाला जाएगा। और दूसरा मेरा क्वेश्चन, आपने पहले तमिलनाडु की लेफ्टिस्ट मीडिया जो है, कम्युनिस्ट मीडिया, फेक मीडिया यहाँ पर बहुत है, हम उनको काफी अच्छी तरह से यहाँ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। काफी फोर्सेज हैं यहाँ पर, एंटी हिंदू फोर्सेज, तो हम तो उनको काफी आजकल, जैसे आपने कहा, सोशल मीडिया के थ्रू और वैसे काफी उनके पीछे लगे हुए हैं, तो जूझ रहे हैं उनके साथ। तो जो इंडिया में भी मीडिया काफी ऐसा है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर बैठकर हम उनको भी थोड़ा सा काउंटर कर सकें, तो वो उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे, आपसे अलग में बात करेंगे कि कैसे हम उसकी सहायता कर सकते हैं। तो जैसे आपके दूसरे प्रदेश हैं, वहाँ पर भी यदि मीडिया के थ्रू सब जगह पहुँच जा पाए तो वो एक होता है, दूसरा एजुकेशन के थ्रू होता है, बाकी धर्म प्रचार, सनातनी, जैसे हमने कहा, ये 3-4 चीजें हमने कही हैं। इसके अलावा और बताइए कि और क्या इसमें हम शामिल करें अमेरिकन फॉर हिंदूज में, क्योंकि अमेरिकन फॉर हिंदूज सिर्फ हमें राजनीति ही नहीं करनी, सिर्फ हमें अपने लोगों को जहाँ इलेक्शन ही नहीं लड़ाना, उसमें थोड़ा सनातन पर लाकर, एजुकेशन ला के और मीडिया को चेंज करके दूसरे लोगों को भी बदलना बहुत जरूरी है, सिर्फ अमेरिकन को नहीं। जैसे यहाँ तो कहते हैं घर वापसी, ये वो, इनका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, एक एक करके कुछ नहीं हो सकता, पर पूरा मीडिया के साथ इन सबको बदला जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा 1-2 विचार रखें। देखिए, दो तीन प्रश्न आपने पूछे, केरल का, तमिलनाडु का, और ये सब। जैसे तमिलनाडु की राजनीति, जो आपको शायद उसका इतिहास मालूम हो, तो वहाँ एंटी हिंदू, एंटी हिंदी से प्रारंभ हुई। तो डीएमके, एडीएमके, इन सब लोगों ने शुरुआत ही एंटी हिंदू से चालू की वहाँ। तो एक वो फीलिंग वहां पर ये है कि हम हिंदू नहीं हैं, ऐसा वो मानते हैं, द्रविड़ है हम हिंदुओं से भी ऊपर है, ऐसा उनकी मान्यता है। तो वहां पर थोड़ा सा हमारा पेनिट्रेशन कम है, पर धीरे धीरे अब जैसे जैसे एजुकेशन नीचे तक पहुंच रहा है, तमिलनाडु में हमारा काम बढ़ रहा है। तमिलनाडु में कल हमारा अच्छा, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि जिस तेज गति से वहां पर हमारा काम बढ़ रहा है, तो हमें लगता है कि कल तमिलनाडु में हम पहुंच जाएंगे अच्छी जगह पर हमारे लिए चुनौती है। क्रिश्चियंस बड़ा धर्मांतरण हुआ वहां पर, तो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों मिलाकर लगभग 50% हो जाते हैं, तो इसलिए वहां पर थोड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि खुल के सामने नहीं आता, क्योंकि चर्च उनका बायकॉट कर देती है। चर्च एक बहुत बड़ा, वहां की पॉलिटिक्स में चर्च का बड़ा भारी योगदान है। तो मैं एक बार केरला गया था, तो वहाँ फादर से मिला था, तो उन्होंने एकदम प्रश्न कर लिया कि आप संडे की छुट्टी खत्म करिए। बोले नहीं, बोले आप ये 25 तारीख की अटल जी का जो जन्मदिन है, उसमें आपने प्रशासन दिवस मनाया, इसको खत्म करिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक दिन हमने लिया साल का, आपको तो 52 दिन दे दी, हम भी संडे की छुट्टी खत्म कर देते हैं और मंडे चालू कर देते हैं। तो नहीं ऐसा नहीं, उनके पास तो फिर एक दिन, अगर अटल जी का जन्मदिन हम 25 तारीख को मनाते हैं, तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? तो वो एकदम वो चुप हो गए। तो वहां पर चर्च पॉलिटिक्स बहुत हावी है, पर चर्च में भी मुझे लगता है कि अब थोड़े से ठीक लोग बाहर आ रहे हैं। इसलिए केरला के अंदर होप है, पर थोड़ी कम है। तमिलनाडु में हमें होप है, पर हम जल्दी वहां पर आगे बढ़ जाएंगे।
बंगाल हम बिल्कुल इस बार विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। और बाकी नॉर्थ ईस्ट के 2-3 प्रदेश और हैं, जैसे नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, यहाँ पर एकदम धर्मांतरण बहुत ज्यादा हो गया है, तो यहाँ थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। और अब जब मुझे बड़ा होप है कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम होंगे, भगवान ने उनको स्पेशली गढ़ा है कुछ, तो इन सब चीजों में कुछ इंटरनल बातें हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूंगा, पर इन सब क्षेत्रों में काम चल रहा है और अच्छा पेनिट्रेशन। आपने एक मीडिया की बात कही है, मीडिया हमारे लिए चैलेंज है, और सीपीएम ने बहुत ही तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अपने लोगों को पत्रकारिता में घुसेड़ा। जैसे आपके अमेरिका के जितने भी अखबार है, वॉल स्ट्रीट पढ़ता हूँ तो भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं भारत की 12 बजाते हैं, जो नहीं है वो भी वहां पर छपता। मुझे लगता है कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा अखबार, और कितनी झूठ बात लिख रहा है, तो ऐसे अखबारों को क्या हम वहां पर बैठकर कंडेम कर सकते हैं ईमेल के द्वारा कि आप ये गलत लिख रहे हैं, आप ये गलत भारत को बदनाम कर रहे हैं? ऐसा आप लोगों का ग्रुप कर सकता है क्या? ऐसा करिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं वॉल स्ट्रीट वगैरह जब पढ़ता हूँ मुझे कभी-कभी यहाँ पर गुस्सा आता है, इतना अनर्गल, इतना झूठ, इतना असत्य छापते हैं। अब दुनिया के बड़े-बड़े अखबार है, ये इस प्रकार गुमराह करेंगे, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को वहां पर बैठकर इन लोगों को थोड़ा सा करना चाहिए कि ऐसा नहीं, हमने जानकारी ली, आपकी न्यूज गलत है, तो कम से कम वो थोड़ा सा छापने के पहले सोचेंगे कि भाई भारत में रहने वाले भारतीय इस चीज का विरोध करते हैं, तो ये भूमिका कर सकते हैं कि आप लोग सोचिए इसके होंगे। मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई सुझाव दे के आपको संकट में डालूं, पर जब भी कोई अमेरिका के अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, वॉल स्ट्रीट बहुत ज्यादा लिखता है, तो जब भी इस प्रकार की न्यूज लिखे जिसमें भारत की बदनामी हो रही है, तो वहां बैठे हुए भारतीय कम से कम वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है ज्यादा, एक न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट, ये जो अपना वॉशिंगटन पोस्ट जेफ बेजोस का है जो, तो ये सब लिखता है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा लगे, उनके पीछे लग गए अब तो। आप ईमेल भेजिए उनको कि गलत है, बिल्कुल गलत है, आप बदनाम कर रहे हैं भारत। बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद कैलाश जी। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलाश जी आपके लिए न्यूयॉर्क से सुमंदा कर रहा है, सुमन घोष जी। सुमंदा, आपका क्या क्वेश्चन है? नमस्ते कैलाश जी, नमस्ते रमेश जी, और बहुत धन्यवाद जुदाजीत। देखिए, बंगाल लेके सारे जो अभी परिस्थितियां हैं वो लेके काफी चर्चा हुआ। मैं थोड़ा अपना जो पॉलिसी है, अपना जो ग्लोबल जो पहचान है, उसके थोड़ा डीप में जाना चाहता हूं। कहीं थोड़ा एक आध पॉइंट मैं टच करना चाहता हूं जो थोड़ा चिंतन का जगह है। एक है कि देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ, सारे ने अपना सुझाव दिया है कि इस्लाम ऐसा एक धर्म है जो उम्मा के ऊपर चलता है, उसका कोई नेशनहुड नहीं है। जैसे कि लेफ्ट फ्रंट का होता है, सीपीएम का या कम्युनिज्म का होता है, देयर इज नो नेशन स्टेट, उम्मा का भी वही हाल है। तो इसीलिए भारतवर्ष में 20-30 करोड़ जितना भी मुसलमान है, वो कभी भी ना 70 सालों में सोचा है, ना आगे चलकर भी कभी अपने भारत को मातृभूमि कभी नहीं सोचेगा। इसीलिए वो वंदे मातरम नहीं कह सकता है, वो मां नहीं कहेंगे कभी, ये हम लोग जानते हैं। दूसरी बात है कि जो ये जो हलाल का जो अभी मुद्दा आया है, इसीलिए लेके जुदाजीत से लेके सारे टीम वाले बहुत लड़ रहे हैं। तो इसका भी हम लोग परिणाम देखना चाहते हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव वे में, जैसे कि हम जानते हैं बिहार में हमारे गरीब तबके के जो हिंदू है, वो बेचारा थोड़ा सा क्या हरा झंडा उठा दिया तो उसको तोड़ फोड़ पुलिस ने उठा के लेके चला जाता है, जबकि हम देश में 78% है, तब हमारे ऊपर ये होता है। सारे दुनिया में यही हालत है। तीसरी बात है कि हम सोचते हैं कि जैसे कि मोदी जी बोलते हैं कि सबका विश्वास जीतना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सबको, मैंने मेरा सम्मान देते हुए, मोदी जी को भी हमारा सम्मान देते हुए, आप मुसलमान का विश्वास कभी नहीं जीत पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आप पानी में उतर जाइए, अब इस्लाम का विश्वास आप कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उसका उम्मा छोड़ के उस दुनिया में कुछ नहीं करेगा। एज लॉन्ग एज, क्योंकि बांग्लादेश में मेरा काफी जान पहचान है, एज लॉन्ग एज द स्टेट हेड इज नॉट अ मुस्लिम गाय, वो कभी बात नहीं सुनेंगे। इसीलिए देयर वर लॉट ऑफ आर्टिकल्स जो व्हाई
मुस्लिम्स इन इंडिया डोंट टेंड टू ओबे इंडियन लॉज, वो लोग डैम क्या करता है, जैसे कि पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र, मैं जानता हूं, आप सभी लोग उनको जानते हैं, वो लोग कहते रहते हैं कि हम लॉ तो बना देंगे पर यू हैव टू बी मिलिटेंट इनफ, नहीं तो हम कितना भी लॉ बनाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड करे, तो बच्चे नंबर ऑफ बेबीज के ऊपर पाबंदी लगाए, वो नहीं मानते, वो डैम केयर करके बोलते हैं आई गिव अ डैम, हम तो करेंगे, हम 10 बच्चा पैदा करेंगे, 4 बीवी करेंगे। तो उसके लिए अगर हम मिलिटेंट ना होए तो बड़ा मुश्किल है, ये एक मेरा प्रश्न है। दूसरा है कि इसी माहौल के अंदर मैंने देखा 18-19 में, आई थिंक आई शेयर्ड इन आवर ग्रुप आल्सो, जो स्कॉलरशिप दिया गया 2100 करोड़ के आसपास स्कॉलरशिप दिया गया, उसमें 80% गया है मुसलमान के पास, बस 5% आया हिंदू के पास। ये पॉलिसी अगर हम लेके चले तो हमारे जो नौजवान हिंदू है उसके सामने हम क्या मिसाल खड़ा कर रहे हैं? ये मोटा मोटा मेरा प्रश्न था, सारे सब जो चिंतन करना है उसके लिए। सुमंदा, कभी कभी जो सच रहता है ना वो बहुत कड़वा होता है, और आपने सच बोला है, पर हमारे देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सच नहीं बोला जाता है। डेमोक्रेसी में हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखने के अलग होते हैं। जब मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो बोलने की बात है, पर हमें भी मालूम है कि कौन हम पे विश्वास करेगा कौन नहीं करेगा। पर हमें अपना रास्ता नहीं बदलना है, क्योंकि हमारी रास्ता यही है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम उस दिशा में हमें चलना पड़ेगा। कोई हमारे साथ चलेगा तो साथ में लेंगे, नहीं चलेगा तो उसको ठोकर मार के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा रास्ता बहुत लंबा है। हमें दुनिया में एक बार फिर से विश्व गुरु बनाना है, और हमारे पास वो ताकत है, वो कला है, वो संस्कार है, वो संस्कृति है, और वो विद्वता है। पर 1000 साल की गुलामी में हम उसमें उसकी श्रेष्ठता हम दुनिया को बता नहीं पाए। पर ये राइट, सारी दुनिया भारत की श्रेष्ठता दिख रही है, समझ में आ रही है लोगों को। आज लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है कि मोदी जी ने कमाल किया, भारत ने कमाल किया। 130 करोड़ पॉपुलेशन है, और देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ उनका। उसके कई कारण है, हमारा खान पान भी है उसमें। हम जो खाते हैं पीते हैं वो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। हमारे यहाँ प्रकृति की बड़ी देन है। हमारे यहाँ सूर्य नारायण देवता आते हैं प्रतिदिन, करीब करीब देश में सब दूर आते हैं। आपके यहाँ यूएस में कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर 2-2, 3-3 महीने सूर्य नारायण के दर्शन ही नहीं होते हैं। पर ये सब तो प्रकृति, ईश्वर सब हमारे साथ है। एक राइट समय की इंतजार होता है, ये राइट समय मानता हूँ, और इसलिए ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपके समय देगा। अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, आपको भी कहीं उत्तर नहीं मिलेगा। वो रिस्पेक्ट है, ये सत्य भी जो आपने कहा ये कटु सत्य है, पर अभी इसका उत्तर नहीं मिलेगा, पर समय इसका उत्तर देगा। और आपको किसी को पकड़कर मंदिर के सामने सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। लोग कहेंगे कि हाँ हमें मंदिर में जाके सिर झुकाना चाहिए। तो इस प्रकार का वातावरण बनने का समय अभी आ गया है। बस हम थोड़ा सा धैर्य से काम लें, संगठित होकर काम लें। आपस में हम लोग नहीं टूटे, आपस में हमें नहीं टूटना चाहिए। मतलब दरअसल क्या है कि हमारे बीच में जयचंद बहुत है। मैं जब वहाँ आया था, कैलिफोर्निया आया था, तो भारतीय सिख वहाँ पर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो जयचंद हैं, जो विदेशी ताकतों से, हमारे दुश्मनों से कहीं मदद लेकर और हमारे खिलाफ बोलते हैं। मैंने इतना जहरीला भाषण बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के किसी सदस्य का सुना, इतना जहरीला भाषण था, जबकि वो बिल्कुल सत्यता के एकदम अलग था। अमेरिका में रहते हैं वो, उन्होंने खूब उसको, दुनिया के मीडिया ने उसको बहुत प्रकाशित किया। तो भारत के संस्कार संस्कृति के विरोधी जो लोग हैं वो बहुत बड़ी ताकत है। वो ताकत आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी है। हमें उन ताकत से लड़ना, किसी एक देश से नहीं लड़ना, वो ताकत पूरी दुनिया के अंदर है, उस ताकत से हमें लड़ना है। इसलिए हम अपने आप को थोड़ा सा बिल्ड करें, हम आपस में संगठित हों, और संगठित होकर इस विचारधारा के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस है, और हम इस झंडे को लेकर चलेंगे दुनिया के सामने। हम लेके चलेंगे, जो हमारे साथ चलेगा उसको साथ में लेंगे,
जो नहीं चलेगा उसको ठोकर मार के आगे बढ़ेंगे। इस संकल्प के साथ हमको चलना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे सुमंदा का क्वेश्चन था वैसे ही कैलाश जी का आंसर था। सबका ऊर्जा बढ़ गया होगा ये सुन के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैलाश जी आपके लिए है। अभिनव बैनर्जी जी, वो ह्यूस्टन से प्रश्न करना चाहते हैं। अभिनव जी आप प्लीज पूछिए कैलाश जी को। Like, thanks जुदाजीत भाई एंड नमस्कार कैलाश जी। तो नमस्ते। आपसे मेरा ये प्रश्न था कि आज की डेट में आइदर मैं इंडिया में या फिर यूएस में किसी भी प्रो इंडिया या प्रो हिंदू कुछ भी अगर काम करने जाऊंगा, अगर आप ये समझ लें कुछ प्रमोशनल वेबसाइट्स कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी प्रो इंडिया या प्रो हिंदू काम करने जाते हैं, तो इमीडिएटली सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे पर ये होता है कि हम लोग एकदम से जो प्रो मुस्लिम साइट है या फिर जैसे प्रो बांग्लादेशी या फिर प्रो पाकिस्तानी साइट्स हैं, वो चारों तरफ से हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो फिर आप हार मान लेते हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ते हैं कि ठीक है यार अब अपनी बारी है। बट इन द एंड कहने की कोशिश, मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें से किसी भी एक साइड से प्रो हिंदू या प्रो इंडियन कार्य करने जाएंगे तो आप एकदम से घिर जाओगे, और फिर आपके ऊपर या तो आपका जो बिजनेस मॉडल है या फिर आपकी जो साइट्स है वो पूरी हैक हो जाएंगी और आप फिर से शुरुआत करोगे। तो इन मीन्स इसके रिजोल्यूशन के लिए या फिर इन सब चीजों की ओर क्या गवर्नमेंट ध्यान दे रही है? देखिए, ये पूरा की पूरा मैं इस प्रश्न का फिर से वही उत्तर दूंगा कि हम यदि हमारे पास एक ताकतवर ग्रुप है तो हमारे पास कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। और ये हमारे साथ भी होता है, हम भी तो पोस्ट डालते हैं, लोग गाली देते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, ऊपर जाकर फेसबुक पे जाकर कंप्लेंट करते हैं, ट्विटर में जाके कंप्लेंट करते हैं, कई बार अकाउंट रोक देते हैं वो लोग, फिर हम लोग झगड़ते हैं। ये सब होता है, इट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आप इस रास्ते पे चलेंगे तो ये होगा ही, और ये होना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उससे हमारे लोग भी जुड़ेंगे। देखिए, लड़ना हम आगे लेके नहीं लड़ेंगे, पर हमसे कोई लड़ेगा तो हम उसका जवाब बरोबर देंगे। हम गांधी जी का बहुत सम्मान करते हैं और गांधी जी की विचारधारा का बहुत प्रणाम भी करते हैं, पर कई चीजों से गांधी जी से हम ऐसा मानते हैं कि भाई कोई एक लपड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, मेरे जैसा आदमी उससे सहमत नहीं। तो हमें जवाब देना पड़ेगा, किस भाषा में जवाब देना है, कैसे जवाब देना, उसके लिए अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं। जब शाखा में हम जाते हैं तो एक प्रार्थना होती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तो उसमें एक लाइन है कि ये मार्ग कंटिका किरण मार्ग है। ये जो मार्ग जिस रास्ते पर हमें चलना है, इसमें रास्ते में कांटे ही कांटे, उन कांटों के ऊपर हमें चलना है। ये हमने बचपन से सीखा है। तो ये कंटिका किरण मार्ग पर हमें चलना है, इस पथ पर चलना है। इसका मतलब है कि लोग हमें, क्योंकि दुनिया के अंदर हम बहुत कम संख्या में, आप पूरे वर्ल्ड का नक्शा देखेंगे तो हिंदू आइडियोलॉजी के लोग बहुत कम संख्या में, उस पर हमला करने वाले दूसरे लोग बहुत सारे, पर हम सशक्त हैं। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तो हमारा, ये हमने नहीं लिखा है, ये हमारी वेद की ऋचाओं में लिखा हुआ है। वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं तो ये हमारे संस्कार है। आप भारत का इतिहास उठा के देखें, हमारे यहाँ हूण आए, हमारे यहाँ शक आए, हम में समा गए। हमारी डाइजेशन पावर बहुत, हिंदू धर्म की डाइजेशन पावर बहुत जबरदस्त है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम सब धर्म का सम्मान करते, सर्वधर्म संभाव है हमारा, हम सब धर्म का संभाव। ये हमारी फिलोसॉफी भारतीय की।
हिंदू की, कि हम सर्वधर्म हमारे लिए कोई काफिर नहीं, जो हिंदू धर्म को नहीं माने वो भी काफिर नहीं। हम सोचते हैं कि वो कल कभी आएगा। एक बार संघ के हमारे जो द्वितीय सरसंघचालक जी थे गुरुजी, उनके पास गए कि साहब भारत में तो अपनी संख्या बहुत कम है, अपन तो स्वयंसेवक की बहुत कम संख्या में। तो बोले नहीं बहुत बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा तो हम ही। बोले कैसे? बोले हमारी संख्या तो उस समय पॉपुलेशन 80 करोड़ थी। तो बोले अपन तो अभी 1 करोड़ भी नहीं हमारे स्वयंसेवक। तो बोले हाँ 1 करोड़ अभी स्वयंसेवक है और बाकी 79 भावी स्वयंसेवक है, मतलब कल के स्वयंसेवक है। इस दिशा में हमको काम करना है। तो सारा विश्व हमारे झंडे के नीचे जब आएगा जब हम इन छोटी मोटी आपदाओं से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी ताकत बढ़ाएंगे, अपनी ग्रुप बढ़ाएंगे, अपना संगठन शक्ति बढ़ाएंगे। तो संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, ये हमारा गीत है। तो हमें संगठन बढ़ाना, जैसे आपने बहुत अच्छा, मैं डॉक्टर चापरा को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अमेरिका के अंदर इन्होंने कृष्णमूर्ति जी, आपने सबने इतना बड़ा संगठन बनाया। इस संगठन का विस्तार करिए, हर तरह से संगठन सक्षम होना चाहिए, तन मन धन तीनों से। यदि हमारे कार्यकर्ता को कहीं पर इस संगठन से जुड़े हुए किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई अगर केस कोई दायर कर दे तो अब लायर हमारा संगठन देगा, लायर की फीस हम देंगे, तो उस कार्यकर्ता की हिम्मत बढ़ेगी। तो हम जब अपने कार्यकर्ताओं को के साथ खड़े रहेंगे तो हमारे संगठन का विस्तार होगा। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर झापरा बहुत मर्द इंसान है और उन्होंने ये संगठन को खड़ा किया और उनके साथ बहुत अच्छी टीम है। ये टीम मामले में कैलाश जी, अंदर हाँ जी कैलाश जी, इसी मामले में गवर्नमेंट को, अपनी इंडियन गवर्नमेंट को, जैसे यहाँ पर ट्विटर, फेसबुक और ये लिंक्डइन और ये यूट्यूब या गूगल है, ऐसे इंडिया में भी कुछ ऐसा है माहौल कि आप भी कुछ बनाए, जैसे चाइना ने वी चैट बना रखा है, दूसरे लोग प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए। उसके लिए कुछ हेल्प चाहिए यहाँ पे सिलिकॉन वैली से, तो हम वो भी दे सकते हैं। मोदी जी ने सब इन लोगों को चुनौती दी है कि भारत का अपना खुद का सब कुछ होना चाहिए। अभी पिछले स्पीच में उन्होंने कहा लोकल को वोकल करिए, और ये बड़ा हेडलाइन बना सभी के लिए और लोगों के दिमाग के अंदर भी उतर गया है कि लोकल को वोकल करने के लिए नौजवान इस चुनौती को स्वीकार करें और आगे बढ़ाए। उसमें इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को चुनौती दी है उन्होंने। मुझे लगता है कि कल अच्छा होगा क्योंकि मोदी जी जैसे नेता हैं वो इस काम को सपोर्ट भी करेंगे। आपने जो बात बोली इसके ऊपर शायद काम चल रहा है, आई एम नॉट श्योर, पर मेरी जानकारी के अनुसार शायद काम चल रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो हमारे साथ इंग्लैंड से, यूके से जुड़े हुए देव जी। देव जी, आपका क्या प्रश्न है कैलाश जी के लिए? हाँ जुदाजीत भाई, थैंक यू। नमस्कार कैलाश जी। आपका ये सुबह से सुन रहे हैं हम 4:30 बजे से 4:30 है। तो जुदा भाई नेक्स्ट टाइम थोड़ा और 2 घंटा इधर उधर कर दे तो अच्छा है। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि देखिए हमारा फैमिली, मतलब माता जी अभी भी कलकत्ता में है, हम बहुत चिंतित हैं। हम सबका कोई ना कोई रिलेटिव्स बंगाल में है। तो कोविड-19 का तो सब कुछ सप्रेस्ड हो रहा है बंगाल से, हम लोगों को पता नहीं क्या एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है। और 2021 में तो भाजपा को आना चाहिए, नहीं तो बंगाल एकदम आउट ऑफ हैंड हो जाएगा। तो आप कुछ, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है कोविड के बारे में, सिचुएशन एक्चुअली ऑन ग्राउंड इन बंगाल, कुछ हम लोगों को अगर आप थोड़ा एनलाइटन करें तो अच्छा होगा। यही प्रश्न था हमारा। देखिए सरकार वहां पर गैर जवाबदार है पर समाज वहां पर बड़ा संगठित है। तो लोग इस बात को फील कर रहे हैं कि सरकार इग्नोर कर रही है, पर लोग वहां इसीलिए खुद पे अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम चालू कर दिया। जैसे संघ परिवार का संगठन है, आयुर्वेदिक संगठन है, योगा संगठन है, ये लोग मिलकर अपने आप को बचाने के लिए वहां पर काम कर रहे हैं। उसका परिणाम खाली मैं आपको बता दूं कि कल की जो रिपोर्ट आई है बंगाल की बहुत सुखद है। 6000 सैंपलिंग हुई है, उसमें से अंडर 100 लोग निकले संघ में। ये बहुत अच्छी सुखद रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग सरकार को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, समाज को सीरियसली ले रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा परिवार संगठन है, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे ये लोग जगह जगह इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लोगों के लिए काम कर रहे हैं, काढ़ा दे रहे हैं, लोग काढ़ा पी रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो सरकार
असहाय है, समाज असहाय नहीं है, समाज वहां पर खड़ा है, लड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि जब समाज खड़ा हो जाता है ना तो फिर जीत समाज की, सरकार की नहीं। तो एक अच्छा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पर फिर मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा हूँ कि बंगाल में अपना बहुत अच्छा नेटवर्क है, जहाँ तन मन धन से लोग काम करने वाले कार्यकर्ताओं की टीम। आपका परिवार, आप भले वहाँ हो, आपका परिवार यहाँ है। बाकी सबके लिए भी है कि अगर कुछ भी काम हो भारत के संदर्भ में तो आप बताइए। हमारा संगठन बहुत बड़ा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक। तो वहाँ कहीं पर भी कोई परेशानी हो तो आप बताइएगा, हम बिल्कुल सेवा के लिए तत्पर हैं। बढ़िया बढ़िया कैलाश जी। अभी और भी 7-8 लोगों का क्वेश्चन लगा हुआ है, सब हाथ उठा रहे हैं। मेरे को पता नहीं आपके पास समय कितना है कैलाश जी, और 1-2 क्वेश्चन आप ले पाएंगे क्या? 1-2 ले लीजिए, मैंने 11 बजे का समय दिया हुआ है। जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं। सुबोध जी, आप बहुत समय से हाथ उठा के रखे हैं। सुबोध जी, आप थोड़ा बताइए आप कहाँ से हैं और आपका प्रश्न क्या है कैलाश जी के लिए। सुबोध हाँ बिल्कुल सर। कैलाश जी प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम सुबोध सिंह है, ह्यूस्टन से हूँ। मोदी जी आए थे यहाँ तो मैं भी वॉलंटियर था उसमें, स्क्रीनिंग में कि किसको अलाउ करें किसको ना अलाउ करें स्टेडियम में। तो सर 1-2 क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आजकल जिहादी बहुत ज्यादा IAS IPS बन रहे हैं, उसकी वजह है कि इनने इस्लामिक स्टडीज के नाम से कोर्स चलाया हुआ है उसमें। तो एग्जाम देने वाले भी यही लोग हैं, उनको चेक करने वाले भी यही लोग हैं। तो हम संस्कृत टाइप का या इस तरह का सनातन का कोई कोर्स क्यों नहीं इसमें इंट्रोड्यूस करते, जिससे हमारे लोग भी UPSC में निकलें ज्यादा से ज्यादा। पहला क्वेश्चन। दूसरा सर, बंगाल के हालात आपको पता है, आप वहाँ जाते रहते हैं, हमें आपकी चिंता भी रहती है क्योंकि अटैक वहाँ होते रहते हैं। तो सर ये नेक्स्ट इलेक्शन ये प्रेसिडेंट रूल के अंडर में क्यों नहीं हो सकते? तीसरा सर, जैसे मीडिया की बात आई कि वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, तो ये क्या करते हैं, ये स्टोरी उठाते हैं बरखा दत्त टाइप की, जो इंडिया में रह के हमें बदनाम करती है, तो उनका बेस बना के ये लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मोदी जी या आपकी गवर्नमेंट उसको वहां से रोक दे, क्योंकि ये पूरी तरह एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं इनकी, जिस तरह लेके छापते हैं हिंदुस्तान में रह के, तो सब अर्णव को ये ग्रिल कर सकते हैं 12-12 घंटे बिना किसी कारण से। तो इन पर थोड़ा सा अंकुश लगाइए। तो इनको अगर खुराक नहीं मिलेगी ना अमेरिकन मीडिया को हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट से, तो फिर ये भी टिके रहेंगे। बहुत बढ़िया सजेशन है आपका। पहला आपने कहा जो कि हमें भी इस प्रकार की साइट चलाना चाहिए, निश्चित रूप से चलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी डॉक्टर साहब का नया संगठन है ये, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब इसको अभी नहीं, अभी आपके संगठन की ताकत ऐसी नहीं है, पर इसको लक्ष्य रख के आप आगे बढ़िए। सुबोध ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है, इससे हमारे नए लड़के जुड़ेंगे और उनको संस्कार संस्कृति हम पढ़ा सकते हैं। जैसे अभी आपको खाली एक उदाहरण बताता हूँ छोटा सा। मैं लॉकडाउन हुआ तो प्रकाश जावड़ेकर जी मेरे अच्छे मित्र थे, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप रामायण और महाभारत चालू कर दीजिए। रामायण और महाभारत चालू हुई, आप समझेंगे हमारे बच्चों ने देखी नहीं थी, उन्होंने देखा रामायण महाभारत, और नई पीढ़ी ने रामायण महाभारत को देखकर काफी कुछ सीखा और घर में चर्चा होने लग गई रामायण और महाभारत की यंगस्टर के बीच में। तो ये एक अच्छा साइन है। तो हमें इस प्रकार के इवेंट्स भी, देखिए बहुत छोटी बात है बाकी, किंतु बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने संस्कारों पर गर्व करना चाहिए। हम अगर करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। अरे भाई कई 2 प्रकार की, मैं अमेरिका आता हूँ, कई बार आया, 10-12 बार आया, तो मैं कई घरों में गया, आज भी वहां पर जो 40-40 साल से रह रहे हैं, जो भारतीय परंपरा है, मेरे मित्र हैं पिट्सबर्ग में रमेश जैन जी, उनके घर जाओ तो ऐसा लगता नहीं कि हम अमेरिका में, इतना संस्कारित घर है कि बस सब पूजा पाठ, मंदिर, पैर छूना, वो हमारी जो परंपरा है वो सारी उनके घर के अंदर है। कई ऐसे घरों में भी गया, मैं नाम नहीं लूंगा, जहाँ पर हाय डैड हाउ आर यू, ये बस वही चलता रहा, वो बिल्कुल हिंदी बोलते ही नहीं, उनके घर में कोई मंदिर ही नहीं है। तो हमें अपने से चालू करना पड़ेगा कि हमें अपने संस्कार पर गर्व है, हमारी संस्कृति पर गर्व है, हमारे धर्म शास्त्रों पर गर्व है, हमारे धर्म गुरु पर गर्व है, हमें हमारे देश की हर चीज पर गर्व है। अपन जब इसकी शुरुआत करेंगे तो हमारे बच्चों में भी संस्कार आएंगे। तो अमेरिका में बैठे हुए सब आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपने से चालू करिए, अपने बच्चों में संस्कार डालिए और एक अच्छा नई पीढ़ी अच्छी तैयार करिए।
क्योंकि आने वाला कल हमारा है। मैं आपको बहुत दावे से कह रहा हूँ, जब हम ये कहते हैं कि विश्व गुरु भारत बनेगा तो ये क्षमता हमारे पास है, और आप लोग वहां पर हैं तो आप वहाँ पिलर बनेंगे हमारे, आप वहाँ के खंबे बनेंगे, और इसलिए अपने आप को आप मजबूती से वहां पर गड़ा के चलिए। सुबोध जी, आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं उसको और ज्यादा ओपन नहीं कर पाऊंगा, करना भी नहीं चाहिए, मुझे मर्यादा में ही लेके जवाब देना चाहिए। आपके सारे प्रश्नों का जवाब यही कि हम अपने से प्रारंभ करें, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इस बात के लिए गौरवान्वित करें कि हम भारतीय हैं, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति दुनिया के सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार के भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस सब प्रश्नों का जवाब हमें मिल जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद कैलाश जी। मैं डॉक्टर साहब को बोलूंगा, डॉक्टर साहब आपका क्लोजिंग नोट देके हम बाकी लोग जिनके क्वेश्चन हम पूछ नहीं पाए उनसे हमारा क्षमा, हम लोग कैलाश जी से फिर मिलेंगे। कैलाश जी इतना समय दिया हम लोग को, हमारे बड़े भाई जैसे है कैलाश जी, सबके साथ बैठ के कहाँ से यूके से लोग 4:30 बजे से जुड़े हुए हैं, कौन लोग रात को, कोई ऑस्ट्रेलिया से है। बहुत बढ़िया हमारा प्रोग्राम रहा। डॉक्टर साहब आप अगर क्लोजिंग नोट देते इसके बाद। इनकी मीटिंग शुरू होने वाली है, इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला। फिर लाएंगे, जैसे कि जुदा जी ने कहा, बहुत जरूरी है कि आप दोबारा आए, सबके प्रश्न का उत्तर हो, और ये जो बातचीत, जो वार्तालाप हुआ है बहुत ही अच्छा, इससे सबको जोश मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और हम सब लोग इससे डबल क्या, ट्रिपल क्या, क्वाड्रुपल काम करेंगे सब लोग मिलकर। डॉक्टर साहब अपनी बात समाप्त करें उसके पहले मैं बताऊं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर है, इस में भी इनकी आवाज इतनी अच्छी है, आपकी तरह सिलेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो आप तो एक गीत की एक लाइन के साथ समापन करिए। आप लोग सहमत है मेरी बात से? देखिए सब लोग ये चाहते थे आप एक लाइन के साथ। I second that. गला मिलाना पड़ेगा उसमें, प्यार मोहब्बत की बातें होती है, प्यार का कैलाश जी और आप दोनों मिलके कुछ लाइन। हाँ, तो एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत बढ़िया सर। मैं सबको अनम्यूट कर दिया, तभी आपने गला मिलाई इस गाने के साथ। कैलाश जी प्लीज। प्यार का नगमा मौजों की रवानी है, जिंदगी और तेरी मेरी कहानी है। फैमिली एक बार फिर लोगों प्लीज इस बार हिंदू मेंबर जरूर बने। हाँ जुदा जी, सबको बनना बहुत जरूरी है। मिलेंगे हम लोग, मिलेंगे डॉक्टर साहब जरूर।